Okay. Uh, I don't know what is going on. Prakash is noise. Assalamu alaikum and good evening, everyone. Welcome to today's webinar Hack the Future from Idea to Startup How Students Can Start Building Early, hosted by IEEE Ziauddin University Student Branch. Thank you all so much for joining us. This evening, we're honored to have Wahaj Ali with us. Wahaj is a tech enthusiast and an eco entrepreneur who has hands on experience turning ideas into real startups. He'll be breaking down four key things for us: the startup mindset, how to validate ideas without wasting time or money, low cost startup models that actually work for students, and why learning through execution beats endless planning. Let's give him a warm virtual welcome. Over to you, Mr. Wahaj. Thank you. I have no idea why this thing is echoing. Let me just. Okay. Am I audible for you guys? Is it okay for you guys? Hello. ओके ओके गाइस सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा थैंक यू करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे चांस दिया एंड एंड टुडे आई फर्स्ट आई जस्ट वांटेड टू नो यू गाइस कि किस तरह की मेरी ऑडियंस है, कहाँ से आप लोग हो, कितने स्टूडेंट्स हो, कितने प्रोफेशनल्स हो, क्या करते हो, थोड़ा सा वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग एंड देन वंस वी आर ऑन अ ट्रैक तो फिर हम उसके बाद जो है एक के बाद एक चीज़ों को सेशंस पे हम लोग जानना शुरू करेंगे. ओके ओके थोड़ा सा एक जनरली मुझे अब थोड़ा सा आप लोग बताना शुरू करो कि जो जो यहाँ पर है स्टूडेंट कौन है, कोई यहाँ पे किसी का अपना स्टार्टअप है. यू कैन चैट. ओके ओके ये गाइस आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो मुझे कि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कि सो दैट दिस सेशन कैन बी मोर इंटरैक्टिव. अगर आप लोगों का मुझे थोड़ा सा पता चल जाए कि आप लोग बेसिकली किस बैकग्राउंड से हो और क्या कर रहे हो, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी स्टार्टअप है. हेलो. Yes, so Mr. Wahaj, a lot of us are students, and most of us are interested in about startups and basically entrepreneurship. So we would love to hear from you. And some of us, I would say, are already exploring this area, but I would say we're very rookies in this. So we would love to hear your expertise. I'm sure people will start ओके telling their stuff in the chat soon. ओके ओके गाइस हम लोग थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया हम इस तरह रखेंगे कि मैं बहुत कम लेक्चर्स दूंगा, ठीक है, और आई विल कवर अप द ऑल द थिंग्स जो हमारे टॉपिक्स हैं. बेसिकली हमारा पहला टॉपिक है स्टार्टअप माइंडसेट क्या होता है, वैलिडेटिंग द आइडिया, लो कॉस्ट स्टार्टअप मॉडल्स, ठीक है, एंड लर्निंग थ्रू द एग्जीक्यूशंस, ठीक है. सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि आई हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम टेक इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स और अपने पिछले 15 सालों से आई हैव बीन like into the startup industry from
10 years, more than 10 years, at least 11 plus years हो चुके हैं मुझे कि मैं डिफरेंट स्टार्टअप्स को मैंने बनाया है, ख़त्म किया है, कुछ रन कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, एंड आई एम इको बेस एंटरप्रेन्योर एज वेल कि मेरे दो बहुत प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स हैं जो कि एक ट्रेसिकल्स के नाम से और एक स्क्रैप उस्ताद के नाम से है. Third, I'm running a school for the underprivileged students, and उसके साथ fourth startup I'm working on my production house, that is the Lamppost Media, and my uh, most prominent business is Satrix, जो कि मेरी एक पूरी marketing agency plus software house है. So these are the businesses I'm doing right now. So yeah, second, I always love to teach people, and I am being a part of a lot of startups. जिनको मैंने startup को मैंने growth दी, startup को incubate करवाया, startup को उनके पैरों पे खड़ा करवाया, चाहे उनको technical support चाहिए हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ चाहिए हो जिनकी उनको need हो. तो this is about me, right? So let's move on to the topic. हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि हम एक स्टार्टअप का माइंडसेट होना क्या चाहिए, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट टुडे. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टार्टअप से पहले सिर्फ माइंडसेट क्या होता है. ठीक है, हमारे पास माइंडसेट होना क्या चाहिए. माइंडसेट इज something you believe, something you thought about, something your mental attitude, your inclination, your habits, your disposition. सही है, समथिंग जो आपको डिफाइन कर रही हो, आप वो माइंडसेट जिस पे आप सोच रहे हो. समथिंग आपने लेट्स सपोज यू आर समवन जो कि एक स्टूडेंट है और उसके माइंड में कोई चीज़ ऐसा आइडिया आता है कि जहाँ पर आप उन चीज़ों को सोच रहे हो कि either I have to do this or not. ठीक है, लेट्स सपोज अभी यहाँ पर the person who have introduced me to the IEEE is Sariba, right? She's running the Abaya startup, so I will focus over on that startup as well so that we can discuss. For example, हम उसी के ब्रांड को एक एग्जांपल बना के चलते हैं. लेट्स सपोज उसके माइंड में वो चीज़ आनी कैसे चाहिए, वो माइंड होना ही कैसा चाहिए जिस चीज़ पर हम बेस करते हुए हम काम करें. ठीक है, या फिर हमें ये सोचना चाहिए कि एक स्टार्टअप वाले बंदे के माइंडसेट में होना क्या चाहिए. ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास डिफाइन होनी चाहिए, पहले माइंडसेट हमारा बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए जो हमें डिफाइन करनी चाहिए. देयर आर 6 थिंग्स व्हिच वी नीड टू फोकस ऑन. ठीक है, नंबर 1 इज 6 थिंग में यस वी कैन डू. सही है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपके पास से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है या आपको माइंड में कोई ऐसी चीज़ समझ में आ रही है कि ये काम हम कर सकते हैं. सो दैट वी नीड टू डू दैट, वी नीड टू do that idea, we need to cover up that thing, we need to speed up that thing, to grab that thing first before कोई और उसको लेके चला जाए. Go out of your comfort zone. आप जिस कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो उस चीज़ से आपको निकल के आपको ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि आपका जो ये आइडिया है, ये आपकी जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये कहीं कोई और ना ले ले. ठीक है, सबसे पहले तो उसको पहले जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करो. ठीक है, और उसको पकड़ने के साथ साथ जो है ना, यू हैव टू नो योर कोर कॉम्पिटेंसीज कि आप आइदर उस चीज़ में काम करना चाह रहे हो या नहीं कर सकते हो. इधर आपके पास वो चीज़ पॉसिबल, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे एक स्टार्टअप की जिसकी अलीबा के स्टार्टअप की जिसका नाम है बीवा आई गेस. तो yesterday I was discussing with her कि उसको कुछ स्टार्टअप में प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चीज़ आ रही है, किस तरह की आ रही है. That is why I'm making the example of her startup because she's a part of your group. I don't know कि क्या है, but I know one thing about her कि उस बंदी ने एक स्टार्टअप लिया and I would love to teach her और मैं उसको काफ़ी दे सकूँ. Guys, am I audible again? Please thumb up
if I'm audible. Okay. Yes, you are audible. ओके 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 तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एक अपॉर्चुनिटी आई, सही है। अपार्ट फ्रॉम दैट दैट गर्ल इज वर्किंग के भाई वो स्टूडेंट है या क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, बट शी गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, उसको देखा कि मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी है एंड शी ग्रैब्स इट, सही है। तो यू नीड टू ग्रैब योर थिंग्स फर्स्ट। फॉर एग्जांपल आपके सराउंडिंग में आपको देखना होता है कि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो जिस पर आपको काम करना चाहिए है, कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी, ठीक है। और आपने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी, ठीक है। आपको उन तमाम चीज़ों को वैलिडेट करना शुरू करना चाहिए, सही है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा वो, एंड दिस इज अवर सेकंड टॉपिक ऑफ टुडे, बट अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले तो वो अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब्स करना शुरू करें। सेकंड, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, स्टार्टिंग विद द व्हाई। स्टार्टिंग विद द व्हाई इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इनसाइड योर माइंड कि आप कोई काम क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं, सही है। अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाह रहे हैं तो फार्मासिस्ट क्यों बनना चाह रहे हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आप कोई एआई इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या व्हाटएवर डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं, या मार्केट के कोई भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाना चाहता है तो क्यों जाना चाहता है, या अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड यू, एक डॉक्यूमेंट्री है जो साइमन सिनेक की है। मैं अभी आपको उस बंदे का नाम यहाँ पे भी कोट करता हूँ, बल्कि यूट्यूब पे मैं आप लोगों को दे भी देता हूँ। बल्कि मैं यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, ठीक है। स्टार्टिंग विद सो माय क्वेश्चन इज कि भाई अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो भाई क्यों करना चाहते हो, आपके माइंड में ये सवाल क्यों आता है, ठीक है। तो आपके माइंड में अगर लेट सपोज अगर एक अपॉर्चुनिटी आई, फॉर एग्जांपल अभी बकरा ईद गुजरी है, सही है। बकरा ईद गुजरी, अब हम देखते हैं कि बकरा ईद गुजरी है, हज गुजरा है, ठीक है। ये दो ऐसी हमारे फेस्टिवल्स थे जिसमें हमारे पास दो तीन ऐसे ऑप्शंस थे जो कि हर कोई इसमें जो है ना काम करने की कोशिश कर रहा होता है। लेट सपोज कैटल की साइड पे हर कोई गाय बकरा बेचने की शुरुआत से शुरू हो जाता है कि हम कोई बकरे थोड़े दिनों के लिए पाल लें, फिर देन बेचना शुरू कर दें। ऑब्वियसली वी नो दिस थिंग कि हमारी कराची में कम से कम भी हमारे पास जो है 50 लाख घराने हैं, यानी कि हम लोग 4 करोड़ की आबादी कम से कम है। तो ऑब्वियसली अगर 50 लाख हमारे घराने का मतलब ये कि एक घराना अगर हमारे पास 5 लोगों पे है मुश्तमिल, तो यू कैन से डैट कि हमारे पास एक अच्छी या 1 करोड़ हमारे पास घराने हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 4 से 4.5 करोड़ हमारे पास लोग हैं, बच्चे बूढ़े सब मिला के। तो 1 करोड़ लोगों में से 50 लाख ऐसे लोग जरूर होंगे, ठीक है, जो कि हाँ गाय बकरा खरीदने जाना है। अगर 50 लाख नहीं होंगे तो 10 लाख तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो 10 लाख लोग नहीं तो कुछ नहीं यार, 10 लाख इज अ प्रोमिनेंट फिगर, ठीक है। क्योंकि जितने लोग आपके पास यहाँ पर बेचने आए थे, मिलियंस के हिसाब से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी इस गाय मंडी में और इस जगहों पर हमारे पास आकर बेचना शुरू करता है। बट दैट डजंट मीन्स कि आप भी फॉरन जंपिंग करें और उस चीज को, आप उस ऑप्शन को फौरन से पकड़ लें, आप उस चीज को करना शुरू कर दें कि आप कैटल फार्मिंग करना शुरू कर दें। चीज़ों पे काम करना है, किस तरह से आपकी वो चीज़ वर्कआउट कर रही होगी, किस तरह आपकी तमाम चीज़ों के हिसाब से। सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, कि अगर आपको पता नहीं हो ना कि आप क्यों, आप लोग कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी वाई आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्यों करना है। फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो
ये है कि हम उस चीज को समझें कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल Mr. Waj, you are lagging a bit. Could you please check your internet connection, please? Thank you. अच्छा सॉरी गाइस, मेरे पास ना यहाँ पे इंटरनेट के इश्यू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं है और मैं जनरेटर पे ना यहाँ पे थोड़े इश्यूज आते हैं। सो आई एम कनेक्टिंग माई डेटा विद द लैपटॉप एंड मोबाइल एज वेल साइमल्टेनियसली। फाइन, वी आर ऑन द पॉइंट जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ओके ओके गाइस। अच्छा, अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग जब हम आइडियाज पे हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, हम अब मार्केट की डोमेन प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे थे, ठीक है। इसकी सेकंड एग्जांपल हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात की कि हमारे पास कोई ऐसा चीज़, जैसे हम चारे की बात कर रहे थे कि अगर गाय की अब गाय मंडी से हमें एक ऑप्शन आया कि हर कोई गाय बकरियां लेकर आ रहा होगा, तो गाय के चारे की दुकान लगा ली, या उसको सजाने के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उसको बेल्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं जो लोग बनाते हैं, रस्सी वगैरह। तो अगर किसी ने ये सोचा, फॉर एग्जांपल हमें इस आइडिया को पहले इस चीज़ को पहले समझे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी चीज़ को कितने अरसे तक लेके चल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब बकरीद खत्म हुई, उसके बाद क्या, वो बिजनेस कहाँ जाएगा? अगर वो बिका नहीं बिका, वो बिजनेस आपका वहीं का वहीं खत्म हो गया। वो टेम्परेरी, वो आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, उसमें वो बिक भी सकता था, वो प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी थी, बट एट द एंड क्या हुआ कि वो हमें लॉन्ग लास्टिंग चीज नहीं दिखी, ठीक है। हमने देखा कि मार्केट की प्रॉब्लम तो है वो, मगर जैसे Sorry to interrupt. आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. Could you please share your या screen? आई विल। Thank you.
हम्म सो सो वो प्रॉब्लम तो हमें देखी कि यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा ये था कि हमारी मार्केट में हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले एक माइंडसेट क्या था। हम सारी चीज़ों को मैं एक रिवाइज कर रहा हूँ कि हम बात करें कि माइंडसेट कैसे डेवलप होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का। एक माइंडसेट या किसी भी स्टार्टअप का एक माइंडसेट कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने ये बात की कि यस वी कैन डू दैट, ठीक है, एक यस माइंडसेट होता है। सेकंड, स्टार्टिंग विद द व्हाई, कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्यों करना है, ठीक है, क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से करना है कि ये आइडिया हम करने तो जा रहे हैं मगर क्यों कर रहे हैं। थर्ड, प्रॉब्लम क्या है, आपकी वो प्रोडक्ट मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, ठीक है। थर्ड, हमारे पास 20 ये थर्ड जो हम जिस बात पे कर रहे थे कि जैसे हमने इस पे एक एग्जांपल पे बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास बकरा ईद है तो बकरा ईद में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बकरा ईद में गाय बकरों का चारा कहीं पे अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आपने कहीं पे ऑप्शन डाला कि हम उसको बेचना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास, अब इसको सेकंड चीज पर आते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, प्रॉब्लम होती क्या है, प्रॉब्लम खुद इटसेल्फ क्या है। प्रॉब्लम वो चीज है जो मार्केट में कॉमनली लोग फेस कर रहे हैं। अगर वो चीज आप फुलफिल कर सकते हैं, आप समझते हैं कि वो पोटेंशियल आपके अंदर है, जैसे हमने शुरू में बात की, सबसे पहले यस यू कैन, बट डू यू हैव अ कोर कॉम्पिटेंसी, क्या आप उसमें वो कॉम्पिटेंसी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फीमेल हैं, ठीक है, अब आप ये कहें कि मैं चारा बेचूंगी तो मैं होम कुक की तरह, कुकीज की तरह तो वो चारा नहीं बिकेगा, ठीक है ना। यू हैव सम प्लेस जहाँ पे आप अपना कार्ड या कोई ऐसा सिस्टम लगा सकें, आपकी छोटी दुकान लगा सकें जहाँ पे खड़े होकर उस चारे को काटने वाली कोई मशीन हो या कोई जैसी चीज हो जो बिल्कुल ही एक हमारा जो बिल्कुल ही ब्लू कॉलर तबका इस तरह के काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फीमेल उस चीज को ऑप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो हमने वो सब तमाम चीज़ों पे कोर कॉम्पिटेंसीज पे देखना होता है कि यार हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एज अ वुमेन एम्पावरमेंट के चैप्टर से अगर हम देखें तो वुमेन कैन डू एनीथिंग, बट इन रियलिटी या वी हैव टू सी दैट कि यार आप इतनी मार्केट कॉम्पिटिटिव चीज़ों में अगर वुमेन कैन डू दिस थिंग तो ऑब्वियसली लाइन लगी हुई होगी एक एक लेडी से चारा खरीदने वालों की, ठीक है। बट ऑन द रियल साइड इट्स अ वेरी टफ जॉब, ठीक है। आप अगर एक कॉर्पोरेट सेक्टर से मैं उठकर अगर मैं इस तरह के काम करने की या इस तरह की चीज़ों को सोचने की जरूरत भी करूँ ना तो मुझे 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि यार मैं एक चारे की दुकान पे कैसे बैठूंगा, सही है। कोई भी चीज़ कभी छोटी नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ हम बाद में करेंगे जब हम लोग वैलिड आइडिया वैलिडेटिंग पे बात कर रहे होंगे। मगर हमें उस चीज़ को एनालाइज करना ज़रूरी है, हमें अपनी अपनी को कॉम्पिटेंसीज को एनालाइज करना ज़रूरी है कि वेदर वी कैन डू दैट और नॉट, वेदर ये आइडिया सस्टेनेबल है या नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग है नहीं है। तो हम इन तमाम चीज़ों को हमें ये देखना होता है कि हमारी इस तमाम चीज़ें फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रहे। देन अब आते हैं हम उस आइडिया को नैरो करने में, ठीक है, नॉट ब्रॉड, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट बड़ी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, प्रोडक्ट में यूएसपीज होनी चाहिए, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, प्रोडक्ट आपकी डिफरेंट होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। मगर वो एक स्पेसिफिक चीज को ब्रेक कर रही हो। लेट्स सपोज आपकी अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है, आप देख रहे हो कि मार्केट में इस तरह की प्रॉब्लम को हम टैकल कर रहे हैं, जैसे मार्केट में मैं फॉर एग्जांपल हमने नाइक की एग्जांपल लेते हैं। हम नाइक की एग्जांपल ये देखते हैं कि नाइक जब लॉन्च हुआ था तो डू यू थिंक कि नाइक के पास दूसरे कोई स्टूडेंट्स नहीं थे, बस स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, कोई ऐसे स्प्रिंटर्स कोई रनर्स नहीं थे जो नाइक के अलावा कोई प्रोडक्ट ना यूज कर रहे हो, ठीक है। दे आर प्रोडक्ट्स, मगर उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग रन के लिए या आपके जो उस वक्त के जो ट्रैक्स होते थे वो उन ट्रैक्स के लिए वो शूज बना करते थे, स्प्रिंट रन के लिए नहीं बन रहे थे। दो स्पेसिफिक ट्रैक्स थे हमारे पास और उनके जूते जो होते हैं वो स्पेसिफिक मटेरियल यूज करते हैं ताकि वो स्प्रिंट रन को प्रॉपर तरीके से कर सके, ठीक है।
सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अब नाइक ने किया, वो चीज़ आइडेंटिफाई की। वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसने देखा कि चाइना में कोई ऐसा शख्स है जो इस तरह से मिलते जुलते हमारे पास शूज़ बना रहा है, देन दे गो फॉर दैट थिंग, और फिर उन्होंने नाइक का पूरा एक ब्रांड स्टार्ट किया। तो अभी ये पूरी आप डॉक्यूमेंट्री नाइकी देखें और नाइकी डॉक्यूमेंट्रीज में जाके देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नाइक ने कितनी चीज़ों पे करा, कितने लोगों से इंस्पायर हुए, किस तरह उन्होंने अपना पूरा एक नेटवर्क क्रिएट किया, नाइक ने क्या किया, किस तरह किया। बट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज सेज के भाई अभी जो नाइक ने सबसे पहले चीज़ आइडेंटिफाई की ना, वो की कि स्प्रिंट रन के अंदर उन्होंने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट की। उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम फाइंड आउट की कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन जो है ना वो ये होना चाहिए, कि इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए कि हमारे जो लोग स्प्रिंट रन करते हैं उसको सबसे पहले फायदा होना चाहिए। नाउ आहिस्ता आहिस्ता नाइकी बढ़ता बढ़ता वो स्प्रिंट शूज बनाते बनाते वो हर तरह के स्पोर्ट्स शूज बना रहे हैं, ट्रैक सूट्स बना रहे हैं, एवरीथिंग दे आर क्रिएटिंग। बट स्टार्ट कहाँ से किया उन्होंने? एक छोटी सी चीज से, यानी कि जो आपकी जो प्रोडक्ट थी वो एक छोटा सा निडल मूव कर रही थी। इतनी प्रिसाइज उनकी थिंकिंग थी, टारगेट ऑडियंस थी। आपकी टारगेट ऑडियंस नोन होनी चाहिए इस जगह पे ना, आपकी टारगेट ऑडियंस शुड बी नोन। ओके, फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि फिर हमारे पास कैश कहाँ से आता है? हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई अब हमने ये सोच तो लिया है, बट हम इसको करेंगे कैसे? हमारे पास ये प्रॉब्लम आ तो गई है, ठीक है, अब मगर इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे कैसे? कैसे ये चीज़ पॉसिबल कैसे? हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि हम इस चीज़ को कैश फ्लो में लेकर आएँ? हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि ये जो चीज़ हो रही है हमारी लाइफ में, हम इसका कोई ऐसा फैक्टर निकाल सकें जिसकी वजह से हमारे पास पैसे आ सकें। जैसे मैं आपको ये बात करता हूँ कि आप कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा, अब मैं ज़्यादातर थोड़ा सा फोकस करूंगा ई कॉमर्स बिजनेस के एग्जांपल्स पे, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हो, सही है। हम कोई ऐसी आइडिया पे वर्किंग करने से बेटर है कि हम अ, किसी फिजिकल प्लेस पे हम उस चीज़ को स्टार्ट कर सकें, रादर हम स्टार्ट करते हैं किसी ऐसे आइडियाज़ पे जिसको हम ऑनलाइन कर सकें ना, ठीक है। तो हम किसी भी ऐसे आइडिया पे हम लोग काम करते हैं कि जिस पर हम उसको एग्जांपल बनाते हुए इस पूरी प्रेजेंटेशन को समझ सकें, ठीक है, इस पूरे टॉपिक्स को समझ सकें। देन हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारे हम कैश फ्लो कैसे लगेंगे। कैश फ्लो का बेस्ट तरीका हमारे पास जो होता है, सबसे पहले तो हमने बैक नहीं करना, बैक कर सकते हैं हम किसी से भी, बोरो कर सकते हैं, बट स्टील नहीं करना, ठीक है। ये दो हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइंडसेट के की चीज़ है, सही है। हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि भाई पैसे हमारे पास खुद हैं, ठीक है। अगर पैसे हमारे पास खुद नहीं है, डू यू हैव अ मनी? नहीं। तो अब हम उस रिस्क को कैसे लें, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने देखा, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो आइदर हम किसी से बोरो करें, आइदर हम अपने बड़ों से लें, सही है, या जमा करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप जमा कर लें तो, ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम लो बजट मॉडल पे हम लोग बात कर रहे होंगे, तो हम उस पे मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा कि जिस पर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो पैसा है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड हम ये बात कर रहे होते हैं कि जब हम किसी से बोरो कर रहे हैं, हमें या किसी से हमने लिया है, तो हमें दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। एक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने किसी से ले लिया तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि हम कितना रिटर्न आपको दे सकते हैं, सही है। नहीं आया अल्लाह की मर्ज़ी, ठीक है। मगर और दूसरा ये है कि आपका पे बैक पीरियड होना चाहिए, कि आपने अपने आप को इस चीज़ में बाउंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जिससे भी पैसा लिया है, ठीक है, ये आपका अपना पैसा भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट की, जैसे आपसे मैं कहूँ कि ऑनलाइन ज्वेलरी की आपने शॉप स्टार्ट कर दी, ठीक है। ऑनलाइन ज्वेलरी की शॉप के लिए आपने किसी से 1 लाख बोरो किया, बट वो 1 लाख रुपीज़ हम कितने अरसे में पे बैक कर पाएँगे?
हमने सोचा कि यार 6 महीने के टाइम पीरियड में ना हमें 1 लाख रुपीस वापस करने हैं, चाहे वो खुद को करने या जिससे भी बोरो किए उसको करने, अपने पेरेंट्स से करने, अपने भाई बहन से जिससे भी करने, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट पार्टनर है उससे करने। ठीक है, तो एक स्टार्टअप माइंडसेट में ये चीज बेसिक तो सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक और पॉइंट पे बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टअप करने वाला बंदा जो है ना, स्टार्टअप माइंडसेट शुड हैव, सबसे पहले स्टार्टअप माइंडसेट शुड हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सही है, आपके पास एक ऐसी एबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज पे रिस्क ले सकें। यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि आप ये जानते हो कि आपका पैसा डूब सकता है, आपका पैसा गिर सकता है, आपका पैसा जाया हो सकता है। ठीक है, अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो तो आप कभी भी स्टार्टअप नहीं ले सकते, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। सबसे बड़ी चीज होती है कि रिस्क टेकिंग आना चाहिए बंदे को। ठीक है, नंबर टू, आपको नंबर टू अगेन रिस्क की कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप जुआ खेल रहे हो और अंधा पैसा लगा रहे हो। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप आए और अपने हिसाब से आपने पूरा पैसा लगा दिया, आपको कैलकुलेशन ही नहीं आती। ठीक है, जिसके लिए हमने शुरू में बात की ना कि हम जब पुरानी स्लाइड्स में हमने तमाम चीज़ों को देख चुके हैं कि हम पहले तो क्यों करने जा रहे हैं और हम उस प्रोडक्ट को, उस नीश मार्केट को हम कैसे लेके चलने जा रहे हैं। सही है, अब उस माइंडसेट में जब रिस्क टेकिंग है तो रिस्क की इवैल्यूएशन करनी आनी चाहिए। एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा, सेकंड, अब इसके बाद वाला फैक्टर क्या है, हमारे पास रिस्क टेकिंग होना चाहिए, बंदे को रिस्क की इवैल्यूएशन आनी चाहिए। अब मेरा जो स्टार्टअप करने वाला जो बंदा है वो थोड़ा सा ना हमें एग्रेसिव होना चाहिए। एग्रेसिव के साथ पेशेंस भी होना चाहिए। सही है, अब ये वो फैक्टर्स हैं जिस पर हम ये बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं ये बात करूं कि अगर वो बंदा जैसे हमने सबसे पहले कि अगर अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है तो फौरन उसको ग्रैब करने की कोशिश करें, तो दैट इज योर एग्रेसिवनेस। मगर जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि यार कि कुछ चीज़ें, कुछ प्लानिंग्स तुम्हारी होती हैं, कुछ प्लानिंग्स हमारी होती हैं। ठीक है, और सबसे बेहतर प्लानिंग, सबसे बेहतर जो प्लान करता है वो अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है। तो हमें उसके रिजल्ट्स पर उसकी अ, उसकी जो दी हुई चीज़ है, ठीक है, वो उसके रिजल्ट्स पे हमें जो है ना थोड़ा सा इत्तेफाक करना चाहिए। ठीक है कि अच्छा, जिसका क्वेश्चन है प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए वेट करें, मैं जरा टॉपिक्स खत्म करूं, फिर हम इसके बाद जो है ना सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। ठीक है, फिर अच्छा, अब ये हमारा हो गया सबसे पहला जो हमारी जो इस वक्त की जो सबसे बड़ी चीज थी ना कि हमें माइंडसेट बनाना कैसे। अच्छा, अब उसमें मेरे पास जो है, मैं कुछ मूवीज आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, यू गाइस मस्ट वॉच दिस मूवीज। कि आप मूवीज फॉर स्टार्टअप्स क्या होना चाहिए, सोशल नेटवर्क है, द फाउंडर है। द फाउंडर इज द होल स्टोरी फॉर जो हमारा मैकडोनल्ड के लिए एक स्टोरी है। ब्लैकबेरी का एक वो है, बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री स्टोरी है। अच्छा, जॉयलैंड जो है हमारे पास एक मॉब बनाने वाली एक लेडी है जिसका एक स्टार्टअप है जिसको ब्रैडली कूपर ने उस पर एक रोल प्ले किया, और एक और उस बंदी का मैं नाम भूल गया। बट द थिंग इज कि वो दैट्स अमेजिंग स्टोरी। इसी तरह मेरे पास कुछ मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक है, एंड दीज बुक्स आर नेक्स्ट लेवल बुक्स। अगर आपको स्टार्टअप का एक माइंडसेट क्रिएट करना है ना, तो
ये चीज़ वो ये, क्योंकि हमें और टॉपिक्स खत्म करने, अगर मेरा सिर्फ सिंपल स्टार्टअप माइंडसेट का टॉपिक होता तो मैं इस पर ही तुम लोगों से बहुत लंबी गुफ्तगू कर रहा था और बहुत सारे आइडियाज पे काम कर रहा था और इन पूरी बुक्स की समरीज दे रहा था। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास आते हैं कि वैलिडेटिंग आइडियाज। ठीक है, आइडिया वैलिडेटिंग करने के लिए ना सिंपल है। आपको सबसे पहले हमें दो चीज़ों पे जाना पड़ता है। सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे हमने क्या बात की थी कि व्हाट आर वी डूइंग। सबसे पहले हम कर रहे हैं कि एक ज्वेलरी की कोई ई कॉमर्स साइट हम खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा आइडिया कितना लॉन्ग लास्टिंग है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि वो आइडिया बिकेगा कैसे। ठीक है, अब बिकेगा कैसे, उसमें हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, दैट इज हमारा आइडिया जो है उसका एक स्ट्रैटेजिक प्लान क्या है। ठीक है, उसका उस बिजनेस का विजन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिजनेस का स्कोप या बिजनेस का विजन क्या रखा है। ठीक है, बिजनेस का स्कोप स्लैश विजन। अच्छा, विजन इज अ बिगर थिंग, स्कोप इज अ लिमिटेड थिंग। ठीक है, विजन इज लाइक बहुत ही बड़ी चीज होती है। विजन को यूजली लोग विजन मैनेजमेंट इज वन ऑफ माय कोर एक्सपर्टीज। तो मैं विजन को मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज समझेगा कि जैसे हम विजन को यूजली लोग कहते हैं ख्वाब है, मगर इट्स मच मोर बिगर देन द ख्वाब। ठीक है, विजन बेसिकली हमारे साथ क्या होता है कि जैसे हम पाकिस्तान का विजन अल्लामा इकबाल का था और इसको एग्जीक्यूट किया कायदे आजम ने। इकबाल का ख्वाब था और इसको पाए तकमील तक पहुंचाया कायदे आजम ने। ठीक है, तो विजन इज दैट बिगर। ठीक है, विजन इज, इफ यू आर अ विजनरी पर्सन तो यू नो कि आपको विजन्स को किस तरह मैप आउट करना है। बट इफ यू डोंट नो कि कैसे अपनी चीज को वैलिडेट करना है, ठीक है, तो आप वो विजन बना के भी वैलिडेट नहीं कर सकेंगे। बट अगर आपको विजन को वैलिडेट करना है तो सबसे पहले आपको विजन को वैलिडेट करने के लिए उसके अंदर से स्कोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि आपका जो बिगर विजन है, लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैं जो हूँ, ओके गाइस, मेरे नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आया है। ओके, अच्छा, लेट्स सपोज मैं ये क्या नहीं दुनिया हाउ एकदम से आप कोई अलादीन का चिराग लेके तो घूम नहीं रहे कि एकदम से आपने रगड़ा सा भी आ गया और आपके पास टाइम भी बेतहाशा मिल गया, टाइम एक्सटेंड हो गया और आपने एकदम से पूरी की पूरी ज्वेलरी की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन स्टोर को भी खड़ा कर लिया और आप एक दिन के अंदर सब कुछ हो गया। नो, दिस कैन नॉट बी हैपन विद द ब्लिंकिंग ऑफ आई। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलना चाहिए। आपको उसके लिए सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा ना, वो आपको अपने छोटे गोल्स माइंड्स, फिर उस छोटे गोल्स के साथ अपने माइलस्टोन्स को सेट करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ जो है मैं अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैंने इसलिए कुछ प्रिपेयर नहीं की क्योंकि मेरे इट्स टोटली माय नॉलेज और मुझे लगा कि हम इसको डिस्कस करते जाएं, ज़्यादा बेटर होगा। ओके, फिर स्कोप के बाद हमारे पास आता है कि हम इस चीज़ का कॉस्टिंग निकालें, कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे होगी। थर्ड, टाइम।
अच्छा, हमारे पास यूजुअली इफ यू नो, अगर आप कभी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या किसी भी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हो, ये 3 बेसिक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको किसी भी आइडिया को वैलिडेट करने में, किसी भी प्रोजेक्ट को वैलिडेट करने में या किसी भी ऐसे फैक्टर को वैलिडेट करने में आपके काम आते हैं, जहाँ पर आपको लगता है ना कि जहाँ पर आप आगे पीछे हो रहे हो। तो इस ट्रायंगल को हमेशा समझ लेना कि अगर आपने पहले डिफाइन किया अपना स्कोप ना, आपने स्कोप डिफाइन किया कि मुझे 6 लाख रुपए की एक शॉप 6 महीने के अंदर खड़ी करनी है, ठीक है, जिसका रेवेन्यू जो है 6 लाख रुपए पर मंथ का हो एट द एंड ऑफ 6 मंथ। हो सकता है पहले महीने ना हो, दूसरे महीने ना हो, तीसरे महीने ना हो। तो अब मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो मैं उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए उसका स्कोप वैलिडेट करूंगा, उसकी उस आइडिया को मैं ऐसे कौन सी चीज़ है जिसको मैं वैलिडेट करना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं तो ये देखूंगा कि लेट्स सपोज अगर मैं उस पे काम करना चाह रहा हूँ कि ज्वेलरी की अगर मैंने अगर 6 लाख की चीज़ बनानी है, तो वो मेरे कंपिटिटर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में, मेरे टारगेट ऑडियंस को वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। वो चीज़ मैंने जो अगेन जो जो चीज़ें हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ी हैं, उसमें उस माइंडसेट में से लेते हुए हम वो चीज़ों को वापस से लेकर आते हैं, क्या वो उस आइडिया को फुलफिल करती हुई दिख रही हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो फिर मेरा जो है वो एक गोल सेट होगा। वो मेरा गोल क्या सेट होगा, वो मेरी एक ऐसा पॉइंट सेट होगा जिस पर मैं ये बात कर सकूंगा कि वो चीज़ वैलिडेट कैसे करेगी उस आइडिया को। तो उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए अगेन मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए प्रॉब्लम टैकलिंग है। सेकंड हमने बात की थी कि प्रॉब्लम टैकलिंग के साथ साथ क्या वो मेरी टारगेट ऑडियंस को बेनिफिट दे रही है, सही है। दो ऐसे पॉइंट आ गए हमारे पास कि हमारे पास वैलिडेटिंग आइडिया के लिए टारगेट ऑडियंस और हमारे पास प्रॉब्लम टैकल करने वाली चीज को हमने बता दिया कि यार आइदर ये चीज प्रॉब्लम को टैकल कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। फिर हमारे पास हमने इस चीज पे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हमने आइडिया को वैलिडेट करने के लिए पैसे हमारे पास हमने देख लिए, टाइम देख लिया, हमने प्रॉब्लम की ट्रैकिंग देख ली, हमने टारगेट ऑडियंस देख ली। तो इसके बाद हमें पता चला कि जो ज्वेलरी बिजनेस जो हमने 6 लाख रुपए में ये खड़ा करना है, वो वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो इन सारे पैरामीटर्स से पास ऑन हो रहा है, यानी कि आपका गोल, आपने जो जो स्कोप बनाया, पहले आपने जो स्कोप ये बना लिया कि 6 लाख वाली हमने 6 महीने में दुकान खड़ी करनी है और टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास टाइम पीरियड आ रहा है 6 महीने का। तो हमने ये 3 चीजें देखी। अब फिर हमने इसको चेक किया कि अब वो जो मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है या जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसको वो वैलिडेट वो उसको टैकल कर पा रहे हैं हम, या उस चीज को हम आराम से कैटर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हमने ये 5 पॉइंट्स अच्छी तरीके से ये कर लिए तो हमारा कोई भी आइडिया जो है ना वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1, हम बड़े विजन्स पे काम करें, उसको हम समराइज करते हैं, ठीक है। बड़े विजन्स पे काम करें। आपका प्रोडक्ट, जैसे हमने शुरू में बात की कि हमारा प्रोडक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, सही है, हमारा उसको उसका जो हमारी जो नीश होने चाहिए, हमारी जो टारगेट ऑडियंस होने चाहिए, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारे जो गोल्स होने चाहिए वो छोटे छोटे होने चाहिए। मतलब अपने विजन्स तक पहुंचने के लिए, अपने स्कोप तक पहुंचने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम आगे वाले चीज़ों में बात करेंगे, ठीक है, कि हमारे जो गोल्स हैं वो हम किस तरह सेटअप करेंगे, हमारे माइलस्टोन कैसे सेटअप करेंगे। अच्छा, गोल्स क्या होते हैं, माइलस्टोन क्या होते हैं, ये हम लो बजट मॉडल में हम इस चीज़ को बात करेंगे, कॉस्ट पे बात करेंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे, जैसे हमने अपना आपको टाइम दे दिया, हमने कहा कि 6 लाख रेवेन्यू जनरेट करने वाली चीज़ 6 महीने में हमें खड़ी करनी है, ठीक है। तो जो बिजनेस हमने ये खड़ा करना है, तो हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास मार्केट में कोई गैप था, सही है, जो जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक अच्छी ज्वेलरी तो मार्केट में मिल रही है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई हैंडमेड ज्वेलरी की ऑनलाइन कोई बहुत अच्छी डिस्प्लेइंग शॉप नहीं है, ठीक है, या मैं कस्टमाइज ज्वेलरी जो है वो बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है। अगर अगर कोई मिल रही है तो यू नो द आइडिया जिस पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यू नो द कि मार्केट में कुछ टारगेट ऑडियंस ऐसी है जिसको मैं ये चीज़ें बेच सकता हूँ, ठीक है।
अब मैंने इससे इसके इम्पोर्टेंट चीज, अब इसमें एक और एक इम्पोर्टेंट टाइम के अंदर चीज ऐड करने जा रहा हूँ, यानी वो सॉरी कॉस्ट के अंदर, मैंने कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाएगी कि मेरा टिकट साइज क्या होगा, यानी कि जो चीज प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ उसका साइज क्या होगा। ठीक है, लेट्स सपोज एक अच्छा ये क्योंकि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे बात करूंगा तो मैं एवरेज टिकट साइज पे बात करता हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट रेंज होगी वो 1,000 रुपए से लेके 5,000 के बिटवीन है, यानी कि मेरा जो एवरेज टिकट साइज होगा वो 2,500 का हो सकता है। ठीक है, या 2,000 का हो सकता है। ये मेरी जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होंगी वो 1,000 की या 2,000 के अंदर होंगी, और कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट होंगी जो कि 5,000 की, और कुछ एवरेज प्रोडक्ट्स होंगी जो 3,000 के समथिंग होंगी। तो इट कैन बी, लेट्स सपोज मैंने कह लिया कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गया 2,500 से 2,000 रुपए का मैंने एक एवरेज टिकट साइज है। ठीक है, अच्छा ये क्यूमुलेटिव एवरेज होता है, मैं इसके आगे क्यू लिख रहा हूँ कि क्यूमुलेटिव एवरेज है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव एवरेज का मतलब ये होता है कि सम अप करके हम एक एवरेज निकाल रहे होते हैं। अगर आप लोग स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा लंबा जाएंगे तो उस पर हम बात कर सकेंगे। अच्छा, इसी में हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है, इसी में जो हमारा बाकी चीज़ें हैं, वो हमें हमारी चीज़ों को बता रहा होता है कि किस तरह हमारा ये टिकट साइज जो है हमारे आइडियाज़ को वैलिडेट कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैंने अगर 5,000 की चीज़ रखी होती और मार्केट मेरे पास 3,000 की चीज की होती, या अगर 4,000 की चीज की होती, अगर मैं प्रीमियम चीज भी बेच रहा हूँ तो उसको प्रीमियम बनाना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसकी कॉस्टिंग निकालना एक बहुत अलग लेवल का गेम होता। ठीक है, बट अगर मैं प्रीमियम चीज नहीं बेच रहा, अगर मैं प्रीमियम चीज से हटकर मैं एक ऐसी चीज बेच रहा हूँ जो एक एवरेज चीज है, जब अगर मेरी यूएसपी उसमें, तो मैं टिकट साइज बहुत मैटर करेगा मेरे लिए। मेरा जो आइडिया है वो वहां पे जाके वैलिडेट कर रहा होगा कि वेदर मैं इस चीज को बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता। तो दीज आर द फैक्टर्स जो मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, अब हम इस आपके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज हम हमारा जो है लो कॉस्ट स्टार्टअप मॉडल्स पे बात करते हैं। ठीक है, लो कॉस्ट स्टार्टअप मॉडल्स पे जब हम लोग बात करें तो इसमें भी हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास आता है, एक मिनट रुकेगा। अच्छा, लो कॉस्ट स्टार्टअप मॉडल में मेरे पास जो सबसे पहली चीज आती है ना, वो वो तमाम पॉइंट्स आते हैं जिसमें मैं अपने चीज को इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, सॉरी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम ज्वेलरी की शॉप की बात कर रहे थे। अगर मैं किसी भी ज्वेलरी शॉप को, अगर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर मैं जो मेरी जो एकदम रिसाइकिल मटेरियल से ज्वेलरी आजकल बनने का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, या रेजिन आर्ट से ज्वेलरी बन रही है, उसकी भी मैं एक शॉप खरीदता हूँ। ठीक है, शॉप रेंट पे लेता हूँ। ठीक है, उस शॉप को रेंट पे लेने के लिए मुझे पहले तो अपना बजट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने देखी कि यार वो बजट, वही वही टाइम क्या आ रहा है, वो वही कॉस्ट क्या आ रहा है, वो मेरा स्कोप क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस साइकिल को देखूंगा कि स्कोप, टाइम और मेरा जो कॉस्ट है, इस साइकिल पे रहते हुए मेरी चीज कैसे बन रही है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों से वापस से शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, अब इससे मेरे मुझे क्या फायदा होगा? ठीक है, वही ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल जो है ना मेरा हर जगह पे मेरे, चाहे मैं स्टार्टअप की बात करूं, चाहे मैं किसी प्रोजेक्ट की भी छोटी सी बात करूं, या किसी को सर्विस डिलीवर करने की भी अगर मैं बात करूं ना, तो ये चीज मेरे पास हमेशा माइंड में होनी चाहिए कि वेदर मेरा स्कोप अगर डिफाइंड है, तो अगर वो डिफाइंड है तो उसके हिसाब से मेरा टाइम और मेरा बजट भी डिफाइन होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा स्कोप बड़ा हो गया तो मेरा टाइम भी बड़ा हो जाएगा, मेरा मेरा बजट भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि मेरी कॉस्ट भी एक्सीड कर जाएगी जो मैंने सोचा हुआ है।
ठीक है? हमने क्या सोचा, लेट्स सपोज हमने जो जिस एग्जांपल पे हम बात कर रहे हैं वो 6 लाख की एक ज्वेलरी शॉप की बात कर रहे हैं, जिसको हमने 6 महीने के अंदर 6 लाख के रेवेन्यू में लेकर आना है। यानी कि हो सकता है उसमें प्रॉफिट मेरा 50,000 का हो रहा हो, सही है, बाकी सारे एक्सपेंस जा रहे हो, ओपेक्स मेरे जा रहे हो, कोपेक्स जा रहे हो, सही है, मेरे ओपेक्स और कोपेक्स में इतना खर्चा और ऑलरेडी हो रहा हो कि जिसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बच रहा हो, मगर मेरा जो रेवेन्यू जो है वो 6 लाख पे खड़ा हुआ है, सही है। अभी मैं ये नहीं बात कर रहा कि मैं इतने प्रॉफिट पे खड़ा हुआ, अभी मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो इतने का टर्नओवर जरूर करना चाहिए। अच्छा, बिजनेस में अब जब मैं लो कॉस्ट पे बात करूँ या किसी भी कॉस्ट पे बात करूँ, तो पहली चीज जो मेरी वो सेकंड चीज जो मेरी आएगी ना, वो इस चीज पर आ रही होगी कि हमारे पास एक रेवेन्यू का एक साइकिल बनी हुई हो। रेवेन्यू साइकिल क्या होगी मेरी? ठीक है, रेवेन्यू साइकिल मतलब कि एक मेरी पूरी चेन घूम रही होगी कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल अमाउंट मैंने लगाई 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख रुपए में मैंने ऑनलाइन स्टोर भी सेटअप किया, 4 लाख रुपए में की अ, जो प्रोडक्ट्स थी वो भी लेकर आया, 4 लाख रुपए में मैंने डिलीवरी भी मैनेज की, पैकेजिंग भी मैनेज की, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, वटेवर जो कुछ भी है, आपने पेज बनाया, सोशल मीडिया बनाया, वेबसाइट बनाई, वटेवर आपने 4 लाख में मैनेज किए वो, ठीक है। अच्छा, ये मैनेजेबल 4 लाख में नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है, बट वी कैन मैनेज, ठीक है, हम उसको सोच लेते हैं एक फॉर एग्जाम्पल, हम एक मेटाफोर के तौर पे हम उसको थोड़ी देर के लिए ये सोचते थे कि हमने 4 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट की क्योंकि हमें 6 लाख का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब मेरा जो रेवेन्यू साइकिल होनी चाहिए, यानी कि वो पैसा, सबसे पहले तो मैंने प्रोडक्ट कितने की खरीदनी है, सही है, कितनी प्रोडक्ट खरीदनी है कि मेरा जो है स्टार्टअप जो है जो लो कॉस्ट स्टार्टअप है वो मेरा उस लेवल तक जा सके, ठीक है। सॉरी, 2 मिनट। ब्रेक ले रहा हूँ, अजान हो रही है मेरे घर के सामने, तो लेट मी लिसन द अजान, फिर उसके बाद हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा गाइस, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। मैंने अच्छा, अब मैं आता हूँ रेवेन्यू साइकिल की। हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। रेवेन्यू साइकिल में मेरे पास जो मेन मेन पॉइंट्स आएंगे ना, वो मुझे बताना करना पड़ेगा कि मेरा कितना बजट मंथली कैपिटल लगा, ठीक है। अब उसी हिसाब से मेरी जो बजटिंग होगी, वो मैं उसी हिसाब से मैं सोचूंगा कि मेरी बजट पर मंथ की बजटिंग कितनी होगी, कितने पैसे मैंने प्रोडक्ट में लगाने हैं, कितने प्रोडक्ट्स रखने चाहिए, कितनी नीश पे मैंने स्पेसिफिकेशंस पे काम करने हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी जो प्रोडक्ट होनी चाहिए वो स्टार्ट विद द मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, यानी कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जैसे जिसमें मार्केट में ना आप मोनोपोली क्रिएट कर सको लिटरली। अगर आप में मोनोपोली क्रिएट नहीं भी कर सकते ना, तो मार्केट में गैप बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मार्केट में जो है कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे मैंने आई हैव स्टार्टेड वन थिंग जो कि ऑनलाइन सब्जियां हम लोग बेच रहे थे, ठीक है। एंड देन फ्रूट और सब्जियों का वो दौर ऐसा था कि वो कोविड के हिसाब से मार्केट में बहुत ही कम गेम प्लेयर्स थे। और अल्लाह का करना ऐसा था कि हम लोगों ने मैंने किए थे उस ज़माने में, और बल्कि 3 स्टार्टअप्स किए थे उस ज़माने में, और 3 स्टार्टअप में से मेरे 2 स्टार्टअप बहुत बुरी तरीके से फेल हुए थे कोविड की वजह से, और एक स्टार्टअप ने मुझे बहुत अच्छा रेवेन्यू क्रिएट किया करके दिया था, दैट इज़ ऑनलाइन सब्जी और ये ये फ्रूट का मॉडल, ठीक है। इसलिए मैंने वो पे बाद में फ्लिप किया था वो मॉडल। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ क्योंकि अभी हम लोग ऑनलाइन वी विल गेट बैक टू द ऑनलाइन ज्वेलरी वाली शॉप, ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि हम एक चीज़ को ही फोकस करके हम चल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो मैंने बात की थी ना आप लोगों से, जैसे ऊपर में ये तमाम बातें ऑलरेडी काफ़ी हद तक कर चुका हूँ, बट मैं इसको ज़रा पैसों में टटोल रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम ये कहते हैं। तो अब अगर मैंने वो जब मैंने चीज़ स्टार्ट की, तो मैंने सबसे पहले कभी भी उसकी मोबाइल एप्लीकेशन उस वक्त स्टार्ट नहीं की थी। वी डोंट हैव अ क्लॉट, वी डोंट हैव एनी परप्लेक्सिटी या फिर कोई ऐसा कोई टूल जो कि हमें कोडिंग करके देते हैं। ऑल्दो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरी डोमेन जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं मोबाइल एप्लीकेशंस पे मैं डेवलपमेंट कर सकूं। तो ऑब्वियसली जो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के साथ जो जो टीम का मेंबर था, जो सारी चीज़ें थी, वो जब उन तमाम चीज़ों को हमने जब कैलकुलेट करना शुरू किया, तो मेरा एक आइडियली 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था, ठीक है। रादर हम उससे स्टार्ट करते हैं, हमने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया। आज भी वो पेज मेरे ख्याल से आई डोंट नो वो चल रहा है नहीं चल रहा, दस्तयाब के नाम से हमने एक चीज़ बनाई थी। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम द गुलशन, और एक स्पेसिफिक नीश को, स्पेसिफिक टारगेट को हमने किए, स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया, और हमने सिर्फ पहले फ्रूट से स्टार्ट किया, ठीक है। अगेन मैंने बहुत स्पेसिफिक नीश पे काम किया, वाइबल प्रोडक्ट बनाई जिसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था, ठीक है। स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को देखा कि मेरा प्रॉब्लम क्या था। देखो मैं अभी की तीन तीन स्टेटमेंट्स को अगर आप लोग देखो ना, जो मैं 3 पॉइंट्स को अभी मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या था मेरा फोकस, टारगेट ऑडियंस, मैंने गुलशन को टारगेट किया। सब सेकंड क्या था, कस्टमर की प्रॉब्लम थी कि कोविड में घर से बाहर निकलना मसला, बहुत बड़ा मसला था। सब्जी फल फ्रूट लेना इज वन बिग चैलेंज इन दोस डेज, और हमें भी डिलीवर करना बहुत मुश्किल था, बट हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, और हम फर्स्ट मूव किया हमने उस चीज़ के लिए। तो तो ये दो चीज़ें हमने सबसे पहले की। मेरा प्रोडक्ट मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट था, ठीक है। तो मेरे रेवेन्यू साइकिल में मुझे बहुत आसानी ये हो गई कि मेरा वेंडर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, ठीक है। मेरे पास मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि यार यहाँ से सब्जी मंडी में इस जगह से इस बंदे से उठाना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स इस बंदे से ये प्रोडक्ट्स उठानी है, इस बंदे से ये प्रोडक्ट्स उठानी है, और गुलशन तक लाने की कॉस्ट ये पड़ती है वहाँ पे डिलीवर करना, ठीक है। वी टुक अ टाइम कि हमारे पास जो अच्छा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, हमारी दो बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें होती हैं। एक होती है कि लीड टाइम क्या है। लीड टाइम का मतलब कितनी देर में आपने उठाया, सही है, और कितनी देर में डिलीवर किया। ये इट्स अ की ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। और एक होती है, तो वो हम बाद में बात करेंगे, हम लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि दैट्स अनदर थिंग, या हो सकता है फिर कभी कभी हम अगर आए तो वो टॉपिक पे हम वी कैन कवर दैट पॉइंट, लर्निंग थ्रू द एग्जीक्यूशंस पे हम लोग कवर कर सकते हैं।
मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, अब सेकंड फेज में मेरे पास क्या आया कि मुझे करना ये था कि भाई मैंने अपना रेवेन्यू साइकिल चलाना था ना, तो मेरी इन्वेस्टमेंट उस वक्त थी मुश्किल से 50,000 की। ठीक है, मैं 3 दिन तक अपनी सब्जी उन्हीं पैसों में उठाता था, डिलीवर करता था। ठीक है, कुछ मैं क्रेडिट पे उठाता था, कुछ मैं पैसे दे के उठाता था। मतलब मैंने आधे पैसे दे दिए, आधे पैसे नहीं दिए, क्योंकि मुझे खदशा होता था कि कहीं पे वो रिटर्न ना। जब डिलीवर होने के बाद मैं उसके नेक्स्ट पॉइंट पर आया, तो मैंने देखा कि भाई मेरा एक पॉइंट सेट हो गया कि मैं जितने मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैं 7 से 8 हज़ार रुपए एक फेरे में जो है मैं खर्चा कर लेता था। क्योंकि उससे ये होता था कि 7 से 8 हज़ार रुपए की सब्जी मैं सब्जी मंडी से लाके गुलशन के एरिया तक और इसके सराउंडिंग एरियाज तक मैंने जब बेचना शुरू की, तो मुझे आइडिया हो गया था कि उस सब्जी को बेचने से, सॉरी, उस सब्जी को बेचने का जो मेरा रेवेन्यू साइकिल बन रहा था, वो 8 से 10 हज़ार रुपए ही मुझे वाइबल बन रहे थे। ठीक है, और 3 दिन में वो मुश्किल से 50,000 के अराउंड रहता था। तो दैट साइकिल इज समथिंग कि जो मुझे आइडिया लगा लिया था मैंने कि ये साइकिल मुझे पूरा मंथली की जो देनी है, वो घुमा फिरा के 1 से 1.25 लाख से ज्यादा मुझे इससे ज्यादा प्रोडक्ट पे खर्चा नहीं करना। तो बाकी का पैसा फिर मेरा कहाँ जाता था? बाकी का पैसा मेरे पास आता था। जैसे मैंने 1.5 लाख रुपए, अगर मैं बात भी कर लूँ कि 1.5 लाख रुपए मेरी एक प्रोडक्ट की डिलीवरी तक, प्रोडक्ट से खरीद के लाने से प्रोडक्ट की डिलीवरी तक लग रहे थे, तो मेरा बाकी का खर्चा लग रहा था उसको के लिए डिज़ाइन करने में, ब्रांडिंग करने में, पैकेजिंग करने में, पैकेजिंग के बाद मुझे मार्केटिंग करने में, एड्स रन करने में। ठीक है, उसको और सस्टेन करने में, उसके एसओपीज बनाने में, उस आइडिया को फर्दर। डू यू वांट टू से समथिंग? हेलो? No, sir, please continue. ओके। Sir, your mic is muted. सॉरी। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था, लास्ट पॉइंट कोई बता सकते हैं कि मैंने क्या क्या आप लोगों ने सुना था? You were एनीवन? talking about yeah, you were talking about the कितना आपको जो है ना उस सब्जी से जो है ना पूरे महीने में हफ्ते में जो है ना मिल रहा अच्छा, था. ठीक है, You were talking अच्छा, about मैं रिपीट 50,000 करता हूँ। something. अब मैं रिपीट तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही मैंने उस रेवेन्यू साइकिल की बात की कि मेरा एक
रेवेन्यू साइकिल 1.5 से 2 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का फिक्स हो गया कि महीने में मुझे 1.5 लाख रुपए खर्च करने हैं। एंड अगेन ये दैट अमाउंट इज कमिंग फ्रॉम माय प्रिंसिपल अमाउंट। इसी तरह अगर आप किसी ज्वेलरी की स्टोर की, अगर जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे थे शुरू से, तो ज्वेलरी के स्टोर में मैंने फॉर एग्जांपल सोच लिया कि मुझे 20,000 रुपए पर वीक एक ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स पे आइदर मेकिंग में या मैं खरीद के कहीं से लेकर आ रहा हूँ, तो 20,000 से ज़्यादा की ज्वेलरी नहीं लेकर आनी, ठीक है। लेकर भी उतने में आनी है और डिलीवर भी उतने में करनी है, यानी कि वो पर मंथ में जाके बैठ गई मेरे पास 80,000 की, और वो 20,000 मैंने एक अमाउंट और रख लिया जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो सकता है अमाउंट। सही है। तो मेरा मेरा जो बजट सेट हुआ, सही है, जो सबसे पहले हमने साइकिल की बात की ना कि हमें स्कोप, टाइम और कॉस्ट का एक ट्राइंगल देखना होगा। तो अगर मेरा स्कोप टाइम बढ़ेगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेरा स्कोप बढ़ेगा तो मेरी टाइम और स्कोप, टाइम और कॉस्ट दोनों में से कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। तो मैंने अपने आप को अपना एक गोल दिया। क्या पहला पहला गोल रेवेन्यू के हिसाब से मैंने क्या चीज, कॉस्ट के हिसाब से मैंने क्या चीज सेट की कि 20,000 की मैंने प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। यानी कि मंथ की एंड तक मैंने 1 लाख से ज्यादा का प्रोडक्ट पे खर्चा नहीं करना। पहली साइकिल मेरी निकल गई। तो अब दूसरी साइकिल मेरी आती है, यानी कि मेरे पास जो दूसरी साइकिल आएगी वो की उसको स्केल अप करने के लिए, उसकी प्रमोशंस के लिए, नहीं स्केल अप नहीं, सॉरी, प्रमोशंस एंड मार्केटिंग। अच्छा, अब प्रमोशन एंड मार्केटिंग का जो मैं एक अपने पास रूल रखता हूँ ना, वो रखता हूँ 80-20 रूल, ठीक है। 80-20 रूल आप लोगों ने शायद बिजनेस स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि 80-20 रूल्स ये कहता है कि किसी भी चीज़ का अगर आपका 20% सॉर्टेड है तो वो 80% पे अफेक्ट कर जाता है। दैट्स अ वेरी बेसिक थंब रूल कि आप 80-20 रूल को आप फॉलो करें। 80-20 रूल को आप किसी भी बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर आपने 20% उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया तो बाकी के 80% खुद ही निकल जाता है। और हमेशा 20% किसी भी चीज़ का ना वो हाथी होता है, हाथी होता है, बाकी का 80% लिटरली हाथी की दुम होती है। सही है। तो इसी तरह मैं हमेशा ये क्या करता हूँ, जब मुझे बजट का नहीं पता होता ना कि यार बजट कितना लगाना चाहिए, मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, तो मैं टोटल बजट का ना 20% उसको फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक आइडियली 20% इसमें 80-20 रूल के हिसाब से 80-20 रूल के हिसाब से मैंने 20% मेरा मार्केटिंग का बजट सेट हो गया। अच्छा, अब मेरी रेवेन्यू साइकिल जो है जो इस पर डिपेंड करी 80-20 रूल्स पे। लो कॉस्ट में से सबसे पहले मैंने कॉस्टिंग करनी सीख ली। पहले तो मैंने कॉस्ट करा सॉरी गाइस। पहले तो मैंने कॉस्ट ये की कि मेरी 80-20 रूल्स में मेरा बजटिंग होनी कैसे चाहिए, ठीक है। अब मैं आया उसके नेक्स्ट फेज पे। मैंने देखा कि मेरा 1 लाख रुपए उस पर लग गया, 20% ऑफ द 4 lakhs जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, तो वो भी मेरे 80,000 हो गए, यानी कि मैं 1,80,000 तो मैं ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं सेकंड बाकी के जो 1.5 लाख रुपए हैं, बाकी के जो 2,20,000 रुपए हैं, वो मैं कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ। दैट इज समथिंग मेरी पैकेजिंग, दैट इज समथिंग मेरा स्केलिंग करने के लिए, दैट इज समथिंग मैं इसको और एसओपीज बनाने के लिए, दैट इज समथिंग देयर आर मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट जिस पर आप लोग काम कर सकते हो और जिस पर आप ये सोच सकते हो कि भाई आपके पैसे कहाँ लग रहे हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आप जितना जैसे जैसे रिस्क लोगे आपकी बैकअप अमाउंट्स होनी चाहिए। मेरे पास बैकअप अमाउंट होनी चाहिए कि मैं अपने बिजनेस में
बैकअप में कुछ अमाउंट रख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए जो है ना बैकअप अमाउंट पे रखे, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो मेरे रेवेन्यू में पूरा का पूरा जो है ना आ रहा होता है। अच्छा, बैकअप अमाउंट को हम एक और तरीके से भी कहते हैं कि जब जैसे रिस्क मिटिगेशन एक चीज होती है। रिस्क मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि जितना आप रिस्क ले रहे हो उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करते हो। आप ये सोचते हो कि यार कम से कम रिस्क में अगर मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ तो इतना तो मेरे पास होना चाहिए अमाउंट उस रिस्क को बेयर करने के लिए। दैट इज कॉल्ड कि मेरी रिस्क की मिटिगेशन कॉस्ट होगी कोई, ठीक है। देन मेरे पास से फिर जो पॉइंट आता है कि मैं किसी भी तरीके से कि मैं ऑपरेट कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने बात तो कर लिया कि मेरे पास जो डिलीवरी के जो चार्जेस होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो 100K के अराउंड होने चाहिए। मगर मेरा पास ऐसी क्या चीज़ है जिस पे मैं ये बात कर सकूं कि भाई उस पे मैं ये बात कर सकूं कि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं रिमोटली कर रहा हूँ या ओवरहेड मेरे ज़्यादा तो नहीं है, या मेरी ऐसी कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है। जैसे मैंने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया कि बिफोर आई क्रिएट अ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि मुझे कॉस्ट करी थी उस ज़माने में 20 से 22 लाख रुपए की। मैंने मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये लिए, इंस्टाग्राम का पेज स्टार्ट किया, मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की, मैंने कुछ बजट लगाया। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा था कि कोविड के दौर में हमें फेसबुक बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता था, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता था, तो बहुत अच्छा हमें मतलब रीच मिल जाती थी बहुत अच्छे पैसों में। लाइक कि अभी अगर मैं रीच की बात करूँ ना, तो अगर 1000 रुपये में मुझे 3000-4000 की रीच मिल रही है, उस जमाने में 1000 रुपये में 8000-10,000 तक की रीच चले जाती थी आराम से। और आज मुझे 1000 रुपये में जो है 3 से 4 हज़ार की रीच भी नहीं मिल रही। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग, वी हैव टू कैलकुलेट दिस अमाउंट एज वेल, कि मैं कहाँ पे मार्केटिंग में, प्रमोशंस में, ऐड लगाने में, पैकेजिंग करने में, उस चीज़ को स्केल अप, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन मेरा स्केल अप करने का तरीक़ाकार था। अच्छा, एसओपीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो आप एसओपीज़ को बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से देखते हैं हम। तो मेरे पास इसके बाद जो चीज़ आती है ना, कि हमारे पास हम उसको ग्रो कैसे कर रहे हैं। फिर हम लोग उसको ये देखते हैं कि यार हमारे पास ऑर्गेनिक चैनल्स ऐसे कैसे कौन से हैं। जैसे अगर कोई मेरा मैं अगेन ज्वेलरी की बिजनेस की बात पे वापस आता हूँ, उस आइडिया पे हम वापस से बात करते हैं कि जो मैंने 4 लाख के प्रिंसिपल से स्टार्ट किया और मेरे 6 लाख के रेवेन्यू पे मुझे ला के खड़ा करना है, और मेरा 1 लाख का उसमें रेवेन्यू साइकिल है, ठीक है, सिर्फ डिलीवरी का, मतलब प्रोडक्ट खरीद के डिलीवरी करने का, ठीक है। तो मेरे मार्केटिंग चैनल्स को मैं अभी फ्री में देखूंगा। मैं कोशिश करूंगा जो मेरे 80,000 भी है वो पूरा का पूरा मेटा एड्स या टिकटॉक एड्स या इन सारी चीज़ों में पूरा कंज्यूम ना हो। मैं पहले ये कोशिश करूंगा कि मेरे ऑर्गेनिक चैनल्स क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिक चैनल्स क्या होते हैं हमारे? ऑर्गेनिक चैनल्स ये होते हैं कि जैसे मेरे पास सबसे पहले आता है कि मैं ग्रुप्स पे बात करता हूँ, ठीक है। मेरे पास अपनी कम्युनिटीज़ हैं, उन पे बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मैंने उनको बोला कि इस चीज़ को प्लीज़ देखें। जैसे अभी मैं एक अपने मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि मैं एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का स्कूल रन करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने कुछ नई किस्म की वर्कशॉप स्टार्ट की, ठीक है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट एंड वुड क्राफ्ट और इस तरह की चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। तो आई नेवर गो फॉर पेड मार्केटिंग फॉर दैट ब्रांड, ठीक है। और मैं अभी कुछ अरसे तक जाना भी नहीं चाहता उस पे। मैं पैसा इसलिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि मैं उसको ऑर्गेनिकली मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक 200-300 लोगों की ऑलरेडी एक ऑडियंस है जिसको मैं टैकल कर रहा हूँ। उधर से मैं अपने बच्चे अपने पास रजिस्टर्ड कर सकता हूँ। तो जब मैं वहाँ से रजिस्टर्ड कर सकता हूँ या अपनी सराउंडिंग से रजिस्टर्ड कर सकता हूँ, तो मैं ऑर्गेनिक तरीके पहले देखूँ, हर उस तरीके को देख लूँ जिससे मैं ऑर्गेनिक ग्रोथ दे सकूँ। अगर मेरा कंटेंट भी है ना, अगर उस पे अच्छी ऑर्गेनिक ग्रोथ आ रही है, तो वो मेटा ऑटोमेटिकली इसको पेड रीच बहुत अच्छी देगा। दैट इज समथिंग कि आपका अभी टॉपिक नहीं है, मगर मैं उस पर अगर कभी आपने ज़िंदगी में मुझसे ये पढ़ा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर हम इन ऑर्गेनिक चैनल्स को हम लोग देख रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर कोई जानने वाला इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी है,
माइक्रो इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, या यूजीसी क्रिएट करने वाला कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, उसको सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना आपकी प्रोडक्ट है, आपने उसको गिव अवे किया या कुछ भी ऐसी की चीज़ की जिससे आपको फ्री लेवरेज मिला, ना सिर्फ कंटेंट मिल गया आपको, बल्कि आपको एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग का चैनल मिल गया, क्योंकि उसकी ऑडियंस के पास भी आपकी ब्रांड का नाम चला गया। ठीक है, चाहे उसकी हज़ारों में ऑडियंस हो, ये चंद 100 की ऑडियंस क्यों ना हो, मगर आपको एक एक यूनिक कंटेंट भी मिल गया उसके साथ। सेकंड, अच्छा यहाँ पे ना हम एक चीज़ को देखते हैं, जैसे हम लोग, मैंने आपसे बात की ना कि मैं बिफोर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने से पहले मैंने क्या किया, अपने आप को छोटे छोटे लेवल पे, यानी कि 50,000 की आइडिया पे, मैं ऐसा नहीं था कि मैं उस ज़माने में 10-15 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता था मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, मैं खर्च कर सकता था, मगर मैंने पहले आइडिया वैलिडेट किया, मैंने इसको देखा उसका रिजल्ट क्या आया, उसकी ही उसकी 50,000 से मैंने जब 2-2.5 लाख रुपए कमा लिए, तो तब मैंने उस पे फर्दर, जब हमने शुरू में इस चीज़ के ऊपर बात की थी ना कि हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं आइडियाज़, दैट इज़ हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जब हम लोग कैश बोरो करते हैं तो हम लोग आरओआईज़ पे बात करते हैं, पे बैक पीरियड्स पे बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर एक चीज़ की बात की थी। तो दैट इज़ समथिंग कि आपके माइंड में होना चाहिए कि यार आपने किसी से पैसा उठाया ना, तो यू शुड हैव टू रिटर्न दैट मनी, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप कल्चर्स का अब जो है ना माइंड बन चुका है कि यार कहीं से फंडिंग उठा लो, इंक्यूबेशन सेंटर से जाकर और अय्याशी करो और स्टार्टअप किया भाड़ में। यार ऐसे ना फिर आपका एक इकोसिस्टम खराब हो रहा होता है। आई एम टोटली अगेंस्ट दैट कल्चर। ठीक है, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, किसी से बोरो कर रहे हैं, किसी के घर वाले से ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, भाई बहन से ले रहे हैं, आप या किसी इन्वेस्टर से ले रहे हैं, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, आपको अपने आइडिया पे बहुत वैलिडेशंस लगानी चाहिए खुद से, अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को चेक करना चाहिए कि यार वेदर इट इज़ ओके टू टेक अ इन्वेस्टमेंट, और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट भी लगाऊं या नहीं लगाऊं। सेकंड आया, जनरेट द रेवेन्यू अर्ली थ्रू प्री ऑर्डर्स। ठीक है, अच्छा प्री ऑर्डर्स से ये बड़ा अच्छा आइडिया है आपके पास। जैसे मैंने अपनी बात की ना कि मैंने एक 50,000 की अमाउंट लगाई थी हमने सब फल फल फ्रूट और इस तरह की चीज़ों को बेचने के लिए, तो उस वक्त मैंने एक आइडिया लगाया था कि यार पहले तो मैं ऑर्डर लेने से पहले ना मैं कुछ लोगों को से पैसे लेना शुरू करूँ। ठीक है, जिनको मुझ पे एतमाद है, जिनको समझ में आता था कि यार मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें, और लिटरली मैंने कुछ सराउंडिंग के जिन दोस्तों के साथ मैंने ये एप्लीकेशन रन की थी, उनकी ही सराउंडिंग में मैंने कुछ लोगों ने थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे ऑर्डर्स हमें देना शुरू किए, और वो हमने पेड ऑर्डर हमने करने शुरू कर दिए। ठीक है, ऑब्वियसली हमने कुछ जगहों पे भंड भी किए, कुछ जगहों पे डिलीवर सही नहीं किया, कुछ ऐसी चीज़ें भी की, मगर उसको कवर अप करने का की चीज़ें जो है ना, वो हम बाद में बताएंगे कि हम किस तरह उसको कवर अप करते हैं, वो हम एग्जीक्यूशन टाइम पे देखेंगे कि क्या मिस्टेक से लर्न करके हमने किस तरह उसको सेट किया। लेट्स सपोज यही चीज़ मैं अपनी ज्वेलरी की उस पर बात करता हूँ कि अगर मेरी ज्वेलरी की ऑनलाइन शॉप में अगर मैं प्री ऑर्डर्स ले लेता हूँ, तो मैंने जो रेवेन्यू अपना सोचा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास उस रेवेन्यू से ज़्यादा रेवेन्यू आ गया ना, तो आई हैव अ ओपन ग्राउंड, चाहे वो 10,000, 20,000 या 5,000 या 2,000 रुपये भी आपके पास ज़्यादा आ जाते हैं, तो आपके पास अब ओपन ग्राउंड है कि आपका कैश फ्लो जो है वो ऑटोमेटिकली पहले आपके हाथ में आ चुका है, तो यू आर सेफ, यू सेफ्टी कम फर्स्ट। आप रिस्क तो ले रहे हो, मगर सेफ्टी, जब जैसे मैंने कहा ना कि रिस्क की कैलकुलेशंस होती हैं, तो रिस्क लेने के बाद जब आप सेफ्टी देख रहे हो ना, तो सेफ्टी की भी आप, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप प्री ऑर्डर्स ले लो। सेकंड, आप अपनी, अच्छा अब इसके बाद वाला पॉइंट देखते हैं कि आप अपनी कॉस्ट को हमने फिक्स कर लिया। जैसे अगर हमने एसक्यूज रखे, कुछ 5 से 6 एसक्यूज पे बात करें, 5 से 6 आइटम्स ही हमने रखने जो हमने बेचना है। अच्छा, हम कभी भी ये गलती नहीं करते क्या हम किसी भी किराने स्टोर की तरह ना बहुत सारी चीज़ों को बेचें। ऑनलाइन गेम में हम हमेशा एक चीज़ याद रखते हैं कि कोई भी चीज़ है ना, वो किसी भी कीवर्ड से बिकती है, किसी भी कैटेगरी से बिकती है, किसी भी नीश से बिकती है।
क्योंकि जब वो सर्च करते हैं, जैसे आप फेसबुक पे किसी चीज को सर्च कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे किसी चीज को सर्च कर रहे हो, हेलो, किसी भी इंस्टाग्राम पे या किसी भी जगह पे आप लोग सर्च कर रहे हो, तो वहां पर आपका कोई कीवर्ड है जो जिसको आप सर्च कर रहे हो. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अच्छा, अगेन, तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को सोचता हूँ कि बेहतर मैं उस चीज़ को वैलिडेट करूँ उस पहले कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट है, सही है, वो और जो मैंने पहले प्री ऑर्डर्स ले लिए हैं उसको मैं वैलिडेट कर सकूँ, ठीक है. देन मैं उसके बाद जो है आगे उससे मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि बर्न रेट जो होता है ना मेरा, जैसे जो मैंने अमाउंट सोची हुई है, जैसे मैंने एक साइकिल सोचा हुआ था कि मुझे 10,000 का साइकिल चलाना है, तो वो 10,000 का साइकिल क्योंकि प्री ऑर्डर से ही आ गया, तो मेरा जो 8,000 बच गए, जैसे 2,000 मेरे पास प्री ऑर्डर से आ गए, 2,000 आ गए, तो अब मेरे पास 8,000 मैं बर्न कर रहा हूँ, तो मेरे जो 2,000 थे वो सेफ हो गए, मैंने अपने आप को सेफ करके रखा, सही है. अच्छा, फिर अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ तक हम कुछ कुछ चीज़ों को फिक्स करते हैं. अब जो चीज़ें आ रही हैं वो डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है. अब हम बात करें स्केलिंग अप करने की. पहले जो हम बात कर रहे थे वो प्रोडक्ट बाइंग करने से लेके प्रोडक्ट को डिलीवर करने की थी. अब हमारे पास जो ओवरऑल जो बिजनेस का मॉडल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जैसे एसेट लाइट बिजनेस ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है. यानी कि हमारे पास एसेट कम से कम हो, ठीक है. यानी कि आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप अपने पास कोई फ्रीलांसर हायर कर रहे हैं, जैसे आप इन हाउस किसी को हायर ना करें, आपको कहीं पे ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी ऑफिस में या किसी भी को वर्किंग स्पेस में एक सीट को अपना ऑफिस डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि किसी भी जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको आपकी खुद की वैलिडिटी भी पता चलती रहे. फिर यूज़ ऐसा करें कि जैसे आजकल आपके पास एआई का दौर है, तो आपकी ऑटोमेशन और ज़्यादा फास्ट हो चुकी है. पहले भी हम लोग ऑटोमेशन पे जाते थे, ठीक है, मगर अब जो है ना आपके पास एआई मॉडल आ चुके हैं. स्पेसिफिकली मैं बहुत सारी खवातीन को जब ये सिखा रहा होता ना, तो बहुत सारी खवातीन का मसला ये होता है कि वो आइदर पर्दे की वजह से, आइदर उनके घर की परमिशंस नहीं होती, कि वो किसी भी मेल से ना प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है. आइदर उनको खैर बहुत दूर की बात हो गई, मगर वो फोन पे अगर बात नहीं कर सकती, तो आजकल उनकी सबसे अच्छी रिप्लेसमेंट है एआई से. एआई एजेंट आर डूइंग द सिमिलर थिंग्स, तो यूज दिस ऑटोमेशंस ताकि आपका टाइम, आपका पैसा बहुत ज्यादा बच सके. अच्छा, फिर आप इसी तरह हम कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्डअप्स करते हैं. जैसे अगर मैं ज्वेलरी की ब्रांड पे बात कर रहा हूँ, तो मैं मैंने शुरू में एक लड़की यहाँ पर अलीबा के अबाया के बिजनेस की बात की थी. लेट्स सपोज उसके मैं ब्रांड, क्योंकि वो अबाया बेच रही है, उसके पास भी लेडीज हैं, ज़्यादातर फीमेल्स हैं जो कि उसकी कस्टमर होंगी, तो ऑब्वियसली ज्वेलरी भी ज़्यादातर, अगर फीमेल ज्वेलरी है तो ज़्यादातर फीमेल को ही हम टारगेट कर रहे हैं, तो हम वी कैन पार्टनर अप विद दैट ब्रांड. तो दोनों ब्रांड पे अगर वो चीज़ें बिक रही हैं, दो जगह पे बिक रही हैं, तो आपकी ऑडियंस एकदम से डबल होने शुरू हो गई. तो स्टार्ट वर्किंग विद दैट थिंग, ठीक है. अगर आप रेजन से ज्वेलरी बना रही हैं, तो रेजन आर्ट वाले से आपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्डअप कर ली, तो इट गिव यू लेवरेज कि आपका एक तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग चैनल आपका एक और आ गया, आपको स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप मिल गई, आपकी चीज़ एक जगह के बजाय 3 जगह से बिक रही है. अगर आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है, तो किसी स्टोर पर ले जाके भी आप रख सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ वेज कि आप जहाँ पर ये चीज़ खोल सकते हैं. अब आते हैं कि फोकस ऑन द कस्टमर रिटेंशन. अच्छा, ये पॉइंट मैं सबसे आखिर में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बल्कि ये पॉइंट मैं यहाँ पे रख ही नहीं रहा, ये पॉइंट मैं रख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज एग्जीक्यूशन. अच्छा, ये हो गया. फिर बल्कि
और ये तमाम पॉइंट्स जो है ना अब हम इस पे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो है ना हमने देख लिया कि लो कॉस्ट जो है हमारा क्या चीज़ है, क्योंकि मेरा जो सेशन का टाइम था मेरे माइंड में 1.5 घंटे का था। आई डोंट नो कि हम कितनी देर तक चला सकते हैं, मुझे लास्ट मोमेंट पे पता चला था 1 घंटे का है। तो जो भी यहाँ पर मेरे साथ होस्ट करें इस चीज़ को, प्लीज़ मुझे गाइड करें, कैन आई टेक योर मोर टाइम। ओके, मैं लास्ट टॉपिक इसको खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों के सवाल कुछ अच्छे हैं, मैंने अभी अभी पढ़ा था। अच्छा, लास्ट जो मेरा पॉइंट है ना वो हमारा है इसका लर्निंग टू एग्जीक्यूशंस। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम लोग इनिशियलाइजेशन का फेज होता है, सही है, सही है। उसके बाद का जो फेज होता है वो प्लानिंग का होता है। उसके बाद का फेज जो होता है हमारा एग्जीक्यूशन का होता है। उसके बाद का जो फेज होता है वो क्लोजर होता है। अच्छा, ये चीज आप लोग ना बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखना कि किसी भी बिजनेस में या किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके की आप अपना सर्विसेज का भी मॉडल अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन करते हो, जिसमें आप सोचते हो नाम वगैरह क्या है, किस तरह की चीज़ है, क्या चीज़ है, जिस पे हमने आइडिया बनाया, हमने पहले सोचा कि हमारे माइंड में क्या चीज़ थी, आइडिया वैलिडेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लान किया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन की, ठीक है। एग्जीक्यूशन को मैं यहाँ पे एक अलग फैक्टर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। हम लर्निंग थ्रू एग्जीक्यूशन में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब इनिशियलाइजेशन होगी, जब हमने सोच लिया ना कि बहुत ज़्यादा जो है हमने सोच लिया कि हमारा ब्रांड क्या था, हमने सोच लिया कि उसका स्कोप क्या था, सही है, हमने ये तमाम चीज़ें सोच ली, उसका बजट वगैरह सब कुछ सोच लिया, तो हमने प्लान किया कि उसको एग्जीक्यूट करना कैसे है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास एक एक सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा हुई है ना वो होती है टू मच प्लानिंग kills your execution। सब कुछ करना, ये मिस्टेक कभी ना करना, ठीक है। ये मिस्टेक ऐसी है जिससे आपकी बिजनेस आइडिया ना सिर्फ पेपर पे रह जाता है, ठीक है। क्या होता है, मैंने अभी सोच लिया कि भाई मुझे 6 लाख का रेवेन्यू करने वाला बिजनेस जो है वो ज्वेलरी का इस तरह करना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो है टारगेट ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, एक कस्टमर का पर्सोना कैसा होना चाहिए, मैं कैसे जियोग्राफिक्स में बेच रहा हूँ, मेरी रिस्क क्या होंगे, क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे, कितने मुझे कितने मुझे जो है कहाँ से किस किस जगह से मुझे पैसे मिलेंगे, क्या चीज़ मिलेंगी, क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है, कैसे कैसे मैं इन तमाम चीज़ों को वर्कआउट करूँगा, ये मैं ये सोच रहा हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ। अब मैं इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना, इन चीज़ों को सोचना, इन चीज़ों को पेपर वर्क करना इज़ वेरी गुड, अनलेस कि वो टू मच डॉक्यूमेंटेड हो जाए, टू मच प्लानिंग पे के फेज में जाके फंस जाए और आप उस आइडिया को एग्जीक्यूशन ही ना कर रहे। एक चीज़, एग्जीक्यूशन से पहले ही आपकी एग्जीक्यूशन बेकार हो गई। मगर अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, मगर मैं ये समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि हम प्लानिंग के तमाम वो उन फेजेस से निकल चुके हैं, क्योंकि प्लानिंग का तो हमने अलग से डिस्कस नहीं किया, मगर हमने प्लानिंग को डिस्कस किया। तो अब हम जब एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि यार हमने, जैसे मैंने सबसे पहले बात की थी ना आप लोगों से कि मैंने अपने आइडिया के 15-20 लाख रुपए की मोबाइल एप्लीकेशन बनाने से पहले उसका 5 लाख रुपए का वो 50,000 रुपए का मैंने उसका बजट लगाकर एक कुछ उसको रनिंग करके देखा, उसको रिजल्ट ला के देखा। उससे मेरे पास क्या चीज़ आई, पहली मैंने एग्जीक्यूशन से क्या चीज़ लर्निंग की, एग्जीक्यूशन से मैंने लर्निंग की कि मेरे पास जो कस्टमर आ रहा है, ठीक है, वो कैसा आ रहा है, ठीक है, मेरी टारगेट आइडेंटिफिकेशन हो रही है मुझे एक्चुअल टारगेट ऑडियंस की।
टारगेट ऑडियंस मेरे पास फिल्टरेशन हो रही है, मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो है ना ये वाली टारगेट ऑडियंस आ रही है, ठीक है, सही है। फिर मुझे पता चलता है कि भाई टारगेट ऑडियंस फिल्टर आउट हो गई, मुझे पता चल गया कि मेरा जो बाइंग करने वाला कस्टमर है, लेट सपोज ज्वेलरी की केस में मेरे पास जो बाइंग करने वाला कस्टमर है वो लेडीज है, और उनका एज जो है, एज ग्रुप जो है फॉर एग्जांपल 30 के अराउंड 18 से लेकर 60 तक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सोच लिया, ठीक है। मगर जब आया रियल वर्ल्ड में तो मैंने देखा कि भाई नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी हैं जो कि 14 साल की हैं मगर वो ऑनलाइन बाइंग कर रही हैं। मैंने देखा कि भाई 60 वाले तो किसी काम के नहीं है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। 40 से ज़्यादा उम्र की लड़कियां मुझसे ज्वेलरी ऑनलाइन खरीद ही नहीं रही हैं, उनके उनका डिसीजन मेकिंग का जो टाइम होता है वो गलत होता है, ठीक है। या मेरे पास ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी 14 साल की बच्ची आपको अप्रोच तो कर रही हैं मगर उनका जो डिसीजन मेकर है वो 40 साल का है, वो 50 साल का है। तो देर आर लॉट ऑफ स्टाफ गोइंग ऑन जब आप ऑनलाइन बेचना शुरू करते हो। तो एग्जीक्यूशन से जो सबसे पहली चीज़ आपको लर्न करने की ज़रूरत होती है वो अपने टारगेट ऑडियंस को फिल्टर आउट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि जब आप बेचना शुरू करो तो आपको बताओ कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। आप हर चीज हर एक को टारगेट नहीं कर सकते, यू हैव टू बी नीश स्पेसिफिक, सही है। तो सबसे पहले आपको, अब फिर आपने देखा नीश, अच्छा नीश स्पेसिफिकेशन है कि जैसे ही आपने टारगेट ऑडियंस को बात की ना, तो हमने दो तरह से, एक सेकंड समझ करेगा यार, Sir, you are mute again. ओके। अच्छा हमने क्या किया, पहले जब नीड स्पेसिफिकेशन की बात हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो हम कैटेगरीज को पहले देखते हैं। जैसे ज्वेलरी इज अ कैटेगरी, ठीक है, मैंने टारगेट ऑडियंस फिल्टर आउट कर ली, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था। फिर जब हम नीड स्पेसिफिकेशन पे बात करते हैं तो हम टारगेट ऑडियंस को देखते हैं कि भाई हम इस टारगेट ऑडियंस को देखकर हम इस वो टारगेट ऑडियंस किन कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर रही है, किन कैटेगरीज को हम फिल्टर आउट करके उस कैटेगरी के कीवर्ड्स निकालते हैं, ठीक है। पहले हमने कैटेगरी देखी, यानी कि हमारी ज्वेलरी इज अ मेजर कैटेगरी, ठीक है। अब हमने कीवर्ड्स को देखा, हमने कीवर्ड्स क्या देखा, फॉर एग्जांपल मैंने लो बजट पे जब हम बात कर रहे थे, अच्छा ये चीज़ जो है मेरी लो बजट मॉडल पे भी हम जाएगी, एग्जीक्यूशन से पहले भी जाएगी ना, तो यही चीज़ हम शुरू में ही देख लेते हैं। तो हमने सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, एग्जीक्यूशन से पहले भी हमने ये बात करनी है, मैं ऊपर वाली स्लाइड पे भी इसको पेस्ट कर दूंगा कि नीश स्पेसिफिकेशन में मुझे सबसे पहले कीवर्ड को मैंने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रॉब्लम है कि मेरे पास रेजन बेस्ड जो ज्वेलरी है ना उसमें मेरे पास ज़्यादा ऑडियंस है। ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बेनिफिट भी है, और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कोई कोई अच्छी चीज़ बेच नहीं रहा, तो मैंने वो चीज़ फाइंड आउट कर ली, सही है। सेकंड मेरे पास आते हैं फिर उसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करते हैं।
अच्छा अच्छा, फिर मेरे पास जो है उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए मेरे पास आती है नीचे स्पेसिफिकेशन के बाद कि कीवर्ड में मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने स्पेसिफिक टारगेट कर लिया कि मुझे शुरू में एक ही कैटेगरी, एक ही सब कैटेगरी, एक ही नीश पे बैठ के काम करना है। उससे क्या होगा कि मेरा जो, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की ना, कि मेरा प्रोडक्ट बहुत बड़ा होना चाहिए, मगर आइडिया इतना स्पेसिफिक, इतना नैरो और इतना नीश स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा एक निडल को हिट कर रहा हो, भले वो प्रोडक्ट जो है पहाड़ी क्यों ना हो। एक पहाड़, एक निडल की बहुत छोटी सी चीज को पिन पॉइंट कर रहा हो, स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को हिट कर रहा हो। क्योंकि अगर आपने उस टारगेट ऑडियंस को बिल्ड करना शुरू किया तो आपके दूसरे जितनी भी चीजें हैं ना, वो मसला करने से बच जाएंगे। जैसे जैसे मैंने अभी बात की कि मैं रेजन बेस मैं ज्वेलरी की बात करता हूँ। अब मेरी टारगेट ऑडियंस को पता चल गया कि मैं रेजन बेस पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे जितने भी रेफरल्स आएंगे, मेरे जितनी भी कस्टमर रिटेंशन रेट होगी, यानी कि बार बार जो कस्टमर आ रहा होगा, वो तमाम चीजें किस किस चीज पे फोकस कर रही होंगी, वो एक ही चीज पे फोकस कर रही होंगी। वो एक, यानी कि मेरे पास वो मेरा ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होना शुरू होगा कि मैं रेजन बेस ज्वेलरी बेच रहा हूँ। ठीक है। सेकंड, फिर मैं उसके बाद अपने आप को स्केल अप कर सकता हूँ कि मैं सिल्वर की ज्वेलरी भी बेच रहा हूँ, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बेच रहा हूँ, मैं मोगल स्टाइल की ज्वेलरी भी बेच रहा हूँ, मैं फलाना स्टाइल की, आई डोंट नो, गर्ल्स नोस बेटर के कैटेगरीज क्या होती हैं ज्वेलरी की, बट मैं बहुत सारे स्टाइल की ज्वेलरी बेच रहा हूँ। मगर मेरे पास क्या हुआ, पहले मेरे पास एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को मैंने, और उसी के वेंडर को, क्योंकि मेरे पास वेंडर भी मुख्तलिफ नहीं हुए ना, जिन लोगों से मैं रेजन उठा रहा हूँ वो भी एक ही दो है, तो ज्यादा लोगों को मैंने टैकल नहीं करना, ज्यादा लोगों को बेचना नहीं है, ज्यादा लोगों की तरफ देखना नहीं है। मेरी बहुत स्पेसिफिक नीश है, स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक लोगों से कमा रहा हूँ। जब मैंने स्पेसिफिक लोगों को कमा के मैंने अपना आपको ग्रो स्केल अप करना शुरू किया, तब मैं अपना पैसा भी लगा रहा हूँ, सही है, सब अपनी चीजें कर रहा हूँ। मेरी रिटेंशन जितनी स्ट्रांग होगी, उतनी स्ट्रांग मेरे रेफरल्स होंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि ई कॉमर्स बिजनेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अगर आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, आपने एग्जीक्यूशन में ये चीज फाइंड आउट करनी होती है कि आपकी पहली एग्जीक्यूशन होगी ना, कि आपको पता चल गया कि आपके पास रिटेंशन आ रही है, जितने ज्यादा रिटेंशन आएगी आपकी, उतनी ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अच्छी हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पूरी मार्केटिंग में मैंने 20% लगाया था कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का, वो रिटेंशन का, ठीक है। तो टोटल मार्केटिंग का मैंने जो एक्विजिशन आई, टोटल मैंने एक एक्विजिशन लगा ली, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर मेरे पास 5,000 में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे वो मार्केटिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ती जाएगी, तो मेरी पेड मार्केटिंग कम होती जाएगी, या पेड मार्केटिंग भी कर रहा हूँ तो मेरी रीच ऑर्गेनिक भी हो रही होगी, पेड भी हो रही होगी, तो मैं डबल रीच पे आ रहा हूँ। तो जितने 5,000 में शुरू में अगर मेरे पास एक कस्टमर आ रहा था, तो मुझे अगले 6 महीने में उसकी एक्विजिशन कॉस्ट को कम से कम भी 500 रुपए में लेकर आना, देन 50 रुपए में लेकर आना, तब मेरी ई कॉमर्स की जीत है। ठीक है। जितनी ज्यादा लो मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होगी, उतनी ज्यादा मैं मेरी जीत है। हमेशा याद रखेगा कि कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस हो, और मेरे बहुत सारे बड़े बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें अहमद रऊफ ईसा जैसे टेलीमार्ट के पे काम किया है, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड beyond.pk वाला कामरान, तो उन लोगों से भी जब मेरी बात हुई है ना, तो दे सेज, और मैं इसको हर लेक्चर में अपने जो है ना, हर ई कॉमर्स के लेक्चर में मैं इसको लेकर चलता हूँ कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का बहुत ख्याल रखें। अगर शुरू में आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 5,000 आ रही है, तो आपको नीचे लाते लाते उसको 10%, 20%, 100% तक नीचे लेकर आना है आपको, तब जाके आपकी जीत है। ठीक है। आई डोंट नो कितने की शुरू में आ रही हो सकता है शुरू में आपकी 50 रुपए की आ रही हो, ठीक है, तब तो आपको उसको स्टक करना है। ठीक है। इसी तरह फिर आपके रेफरल्स आपके बढ़ रहे होंगे, तो रेफरल्स में आपके पास, या वर्ड ऑफ माउथ में आपके पास कभी भी कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं लग रही, मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लग रही, तो रिटेंशन में भी इसी तरह कोई नहीं लग रही। तो जितना आपका रिटेंशन पे फोकस होगा, जितनी आप क्वालिटी देंगे, उतने रेफरल्स आ रहे हैं, तो वहां पे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा है। अच्छा, ये आपकी एसओपीज होनी चाहिए, आपकी आरओआई कैलकुलेशन करने के वो पॉइंट्स होने चाहिए जिन पे आप
देख सकें कि यार आपके पास एक्चुअल में कितनी चीज़ों से आप कैलकुलेट करें, वो मेजरमेंट का की आइडेंटिफाई केपीआईज जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि केपीआईज हमारी होनी चाहिए एग्जीक्यूशन में, जो है ना हमारे पास केपीआईज हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कि परफॉर्मेंस आइडेंटिकेटर्स हैं ये, कि जिसमें अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये तमाम चीज़ आपके एग्जीक्यूशन में ओके हो जाएंगी। सही है, मैं यहाँ पे केपीआई का वर्ड भी लिख देता हूँ सो दैट यू गाइस हैव थिंग्स। फिर एंड की तरफ चलते हैं कि हमारे पास कैश फ्लोज की मॉनिटरिंग बहुत क्लोजली करें, ठीक है। स्केल अप ग्रेजुअली करें, इसको फिर री इन्वेस्ट करने का पॉइंट आ जाता है, फिर मेंटेन द लीन ऑपरेशंस, ठीक है। Sir, जी इस बना sir, we're really running out of time. अब मैं I'm बस खत्म very कर रहा हूँ, मेरा sorry, लास्ट but पॉइंट, मैं बस खत्म कर रहा हूँ, मेरा लास्ट पॉइंट है। okay, sir, we'll start taking questions after that. Okay. या बस मेरा लास्ट पॉइंट है, फिर हम Sure. बस मेरा लास्ट पॉइंट है, फिर हम लोग Sure. Thank you so much. ठीक है। फिर उसके बाद मेरी सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि हम इसको री इन्वेस्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 50,000 से 2 लाख रुपए आ गए तो वो तो ऑब्वियसली उसमें से 1.5 लाख रुपए मैंने वापस से री इन्वेस्ट किए। बेस्ट थिंग इज कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट आप जो है ना कितनी जल्दी निकाल सकते हो। अगर आपको ये पता चल गया ना कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपने सोच लिया, जैसे अभी हमने सोचा हुआ था कि 6 लाख के रेवेन्यू मॉडल पे आपको लेकर आके खड़ा करना है, ठीक है। कि अगर आपको ये पता चल जाए कि प्रिंसिपल अमाउंट की आरओआई एंड पे बैक पीरियड जो है आपका ये सही से मॉनिटर हो रहा है, सही है, सही टाइम पर आपको वो चीज़ मिल जाती है। आपने पे बैक पीरियड आपने सोचा 1 साल में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने अगर 4 लाख लगाए तो 4 लाख रुपए बाहर आ गया फॉर एग्जांपल आपके। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा किसी भी बिजनेस को किसी भी लेवल पे ले जाने के लिए, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं अलग से, ठीक है। और दैट्स द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। अब आप लोगों के लिए मैं ओपन हूँ क्वेश्चन आंसर्स के लिए। Thank you so much, Vaj, for your time and for so much valuable information. Now we will start with the Q&A session. You all can either raise your hand or drop your questions in the chat and we'll read them out. अच्छा जो ऑलरेडी questions अभी हमारे Yep, we already हमारे have पास some कुछ questions. क्वेश्चन आए हुए हैं। Yes. Some people are asking mainly एक तो बहुत लंबा question है, but it's basically how do we actually come up with startup ideas? Because people are saying, like you said in the webinar, that in the age of AI we can solve many queries and issues while we're moving on with our project. But how do we come up with strong ideas and startup projects? That's the question. अच्छा देखिए, सबसे पहले दो यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पर है, इसी एक टॉपिक में 2 पॉइंट्स हैं ऐसे हैं जिसको मैं जवाब देता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा वकास है, इन्होंने भी इंक्यूबेशन पे कुछ बात की है, और ये जो बड़ा सा जो क्वेश्चन है ये किसका है, अभी वकास का ही है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वकास आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखो फंडिंग बहुत मैटर करती है, सही है, मगर उससे पहले आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और आपको मैं बहुत सारे स्टार्टअप में खड्डे होते हुए इस वजह से देखता हूँ क्योंकि उनके रिटर्न्स क्लियर नहीं होते। पे बैक टाइम आगे पीछे हो सकता है। जैसे अगर आपने किसी को बोला कि मैं 1 साल में आपको पैसे लेके रिटर्न कर दूंगा, डूब गया आपका बिजनेस, जीरो हो गया आपका बिजनेस, ठीक है। मगर आपके पास अगर ये दिखाने के लिए नहीं है ना कि आपने जीरो क्यों किया, आपने 1 साल में आरओआई नहीं दी, आपको हो सकता है इन्वेस्टर मान जाए कि भाई आपका बिजनेस डूब गया, कुछ कोई मसला नहीं, ठीक है। वैसे इन्वेस्टर मानता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है। पाकिस्तान में इतने एंजल इन्वेस्टर्स नहीं होते तो आपके पैसों को डूबने ही दें कि भाई आप जाओ खेल लो अपने पैसों से और फिर हमारे पास वापस आ जाना, फिर पैसे मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं।
100 में से एक बंदा ऐसा होता है, मगर स्टिल पीपल एग्जिस्ट, ठीक है। बट द थिंग इज कि मैं अगर किसी का पैसा ले रहा हूँ ना, तो मैं अपने माइंड में ना सबसे पहले जिम्मेदारी लूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, ठीक है। मैं अपने माइंड में शुरू में ही मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ना किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो मैं इंक्यूबेशन सेंटर में भी नहीं जा सकता, मैं किसी से वैसे भी पैसे नहीं मांग सकता, और अपना पैसा भी अगर आपने लगाया हुआ है ना, तो मैं वैलिडेशन ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। सेकंड, टीम जो होती है ना आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर आप इंक्यूबेशन में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन में वाले जो लोग हैं ना, जब फॉर एग्जांपल मैं अभी 2 स्टार्टअप जो है एनआईसी में रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। और वो इको बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, तो एक करके मतलब एक ग्रेजुएट हो चुका है और एक अभी ग्रेजुएशन के अंडर है, ठीक है। वहाँ पे हमें फंडिंग नहीं मिली, बट द थिंग इज के वी लर्न अ लॉट, ठीक है। और ऑलरेडी मैं दूसरे स्टार्टअप्स को मैं फ़ायदा दे रहा हूँ, दूसरे स्टार्टअप्स को का पार्ट बना हुआ और उनको आइडियाज़ पे काम कर रहा था। जब आप आइडिया लेकर आते हैं, आइडियाज़ आना, देखो आप चैट जीटीपी से लिखोगे ना कि मार्केट में इस वक्त एक स्पेसिफिक नीश पे मैंने बात की हुई ऑलरेडी, ठीक है। नीश स्पेसिफिकेशन पे मैंने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया अभी। स्पेसिफिकेशन पे अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं? Yeah, if you haven't explained it, then please continue. I was saying the next question. नहीं नहीं, इनके 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप उन चीज़ों से आप क्लियर आउट हो जाएं, फॉर एग्जांपल आपका आइडिया आपने क्लॉड से या चैट जीटीपी से भी पूछना है, तो पहले तो आपसे ये पूछें कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इन एरियाज़ की, इन एरियाज़ में पाकिस्तानी क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑब्वियसली आपके पास इतना रिसर्च पाकिस्तान की मार्केट्स के बारे में नहीं है, तो कुछ आपको मैनुअली भी जाके आपको रिसर्च आउट करना पड़ेगा, फिर उसको चैट जीटीपी, क्लाउड और जो दूसरे जेमिनी या जो भी हैं डीप सीक, उनसे जाकर आप जाके पूछें, मल्टीपल एआई एजेंट से पूछें कि भाई हम मेरे इस आइडिया में प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्टार्टिंग विद वाई, कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि ये आइडिया आ रहा है मेरे पास, ये आइडियाज जो है ना इस मार्केट में फर्दर फिल्टर कैसे हो सकता है कि वो उस मार्केट की प्रॉब्लम्स आप लेकर आए, वो फिल्टर हो गया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में ये प्रॉब्लम चाहिए, मार्केट में ये मार्केट गैप चल रहा है, अब इसको जरा सा सेट कर लें, ठीक है। इस वही चीज पे आप जो है आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। वकास, आई होप कि आपको काफ़ी हद तक मेरा आंसर मिल गया हो। अच्छा, इंक्यूबेशन सेंटर पे आपकी बात हो रही थी, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स में सबसे पहले आप आइडिया को जब वैलिडेट कर लेते हो ना, अगर मैं ये मानता हूँ कि बेसिक अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी, लाइक अगर आपका आइडिया आप पिच करने वाले हो 1 मिलियन की ग्रांट के लिए, या फिर आप पिच करने वाले हो 10 करोड़ के लिए भी, तो आपके पास नंबर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। नंबर्स का मतलब ये होता है कि यार आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि आप इतने दिनों में आप इतना पैसा जो है ना किसी को भी रिटर्न करोगे, ठीक है। आपके पास ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, तो आप एक अच्छी स्टार्टअप पिच बना सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टअप पिच लेकर जाओगे तो इंक्यूबेशन सेंटर्स में ना आपको इजीली सारी चीज़ें इंक्यूबेट करेंगे, ऑब्वियसली वो फिर अपने हिसाब से भी मांग सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना 90% एक सेठिया माइंडसेट है। सेठिया माइंडसेट का मतलब सेठ लोग बैठे हुए हैं, और वो हमेशा ना आपसे हर इन्वेस्टमेंट पे एक ही चीज़ पूछते हैं। एंड आफ्टर कोविड मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी जब किसी से लेने जा रहा होता हूँ, या मैंने भी बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट लगानी है, तो मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि उनको रिटर्न कैसे करूँगा, और उनका भी सबसे पहले क्वेश्चन का यही होता है कि मैं कैसे उनके पैसे रिटर्न करूँगा। तो ये चीज़ अगर आपके नंबर्स, आपकी अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी थोड़ी सी क्लियर हो गई, या फाइनेंशियल पिच आपकी क्लियर हो गई ना, तो आप उनको आराम से जो है हम कहते हैं ना शीशे में उतार सकते हैं, आप आराम से शीशे में उतार सकते हो। अच्छा, कोई और क्वेश्चन? Sir, one question from Waqas Ahmed.
And should our startup focus on technological innovation or business model innovation? Um, yep, that's the question. Can you see it in the comment section? ओके हाँ ओके मैंने मैंने पढ़ लिया. अच्छा इसमें भी अगेन जब मैं आपसे ये बात कर रहा था ना कि टेक्नोलॉजी एक एज है, ठीक है. लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऐसा आइडिया जैसे फॉर एग्जांपल पंचर वाला है. पंचर वाला ऑनलाइन नहीं है अभी तक कोई भी, ठीक है. कोई आप ऐसी सर्विस अगर आप लेके जाते हो ऑनलाइन कर देते हो, ठीक है. तो वो पंचर वाला ऑनलाइन किसी ने करने का ना सोचा ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है. या मैं इस पे अगर टाइम है तो मैं एक स्टोरी आपको समझाता हूँ. यूट्यूब आने से पहले ना वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो कि यूट्यूब को की जगह जो है ना वीडियो स्ट्रीमिंग के ऑप्शन दे रहे थे, ठीक है. और उसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे भी थे, ठीक है, जो बहुत अच्छे मॉडल्स थे. और उनमें कुछ कंपनीज ऐसी थी जो एक ज़माने में कैसेट्स बेचा करती थी. आई डोंट रिमेम्बर दैट कंपनी नेम, बट उस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर हमारे पास ये था कि वो क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रैकेट्स ऐसे होते थे जो कि आपको पता है ना कि हमारे पास तो पायरेटेड सिस्टम चल रहा था यूएस यूके वगैरह में. मूवीज़ का जो है ना बाकायदा कॉपीराइट लिया जाता है. तो वो कॉपीराइट कैसेट्स वो लेते थे और फिर उन्होंने ऑनलाइन करना शुरू किया था. जब ऑनलाइन करना शुरू किया था तो बैक इन 2000 के स्टार्ट में वो चीज़ इतनी पॉपुलर नहीं हो सकी. मॉडल अच्छा था, सारी चीज़ अच्छी थी, टेक्नोलॉजी बहुत नई थी, लोगों ने अडॉप्ट नहीं की हुई थी. और वो आइडिया एक ऐसी कंपनी लेकर आई थी जो कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत अच्छा काम कर रही थी. अच्छा काम भी कर रही थी, आइडिया भी अच्छा था, जो कि आप यूट्यूब की फॉर्म में देख सकते हो कि यूट्यूब कितना सक्सेसफुल आइडिया रहा है, मगर उस ज़माने में चला नहीं. तो टेक्नोलॉजी को जब भी आप अडॉप्ट करने जाते हो ना, तो टेक्नोलॉजी को देखोगे, टेक्नोलॉजी बाहर के जो सराउंडिंग वाले जो आपकी टारगेट ऑडियंस है ना वो कितनी अडॉप्ट कर चुकी है, ठीक है. तब आपको इस आइडिया की का पता चलता है. अदरवाइज आप पहले अपने बिजनेस का की जो तमाम चीज़ें ना उसको वैलिडेट करना शुरू करो. अगर आप वो वैलिडेट कर लेते हो ना कि आपका अगर बिजनेस मॉडल अगर आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो आप टेक्नोलॉजी के लिए उसका एज लेना शुरू कर देते हो. हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और आपने टेक्नोलॉजिकल एज ले लिया तो आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो उस इंडस्ट्री में. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, जैसे मार्केट में कोई पंचर वाला ऑनलाइन नहीं है. अगर आपने बिजनेस मॉडल उसका समझ लिया, ठीक है, और फिर आ गए क्योंकि आप तो एक पढ़े लिखे बंदे हो, आपका पंचर वाले से लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है. या आप ऑनलाइन चारा बेचने वाले बन जाते हो. तो ऑनलाइन चारा बेचने वाला अभी कोई भी नहीं है. तो आप इस मार्केट में आते हो, तो आप मार्केट में सही से मार्केट करते हो, तो आप बहुत जल्दी आप इसको रीच आउट कर लोगे. जैसे आप इस वक्त देखो कि प्री लव कपड़े जिंदगी भर से बिकते हुए आ रहे हैं. पाकिस्तान इज अ वन बिग मार्केट फॉर द प्री लव कपड़े, जो लंडे के कपड़े हम लोग कहते हैं. मगर कुछ स्टार्टअप आए और उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन एज लिया. ऑनलाइन एज लेने की वजह से उनको बिजनेस मॉडल तो उन्होंने 2 दिन में समझ लिया होगा, 10 दिन में समझ लिया होगा, ये 2 महीने में समझ लिया होगा, मगर उनको ऑनलाइन एज इतना ब्यूटीफुल मिला, ठीक है, कि आज वो ऑलमोस्ट जो है ना बहुत बड़े जाइंट्स बन चुके हैं. सो आई होप यू गॉट योर आंसर. Thank you so much, Wahaj, for your time and for sharing such valuable insights. And this is how we will be wrapping our Q&A session. Thank you for being here with us tonight. And I'm sure everyone here is leaving with at least one idea that they can start testing tomorrow. And to all our participants, thank you for joining us, for your questions, and for your energy. Keep building, keep executing. Please don't forget to follow us on Instagram and IEEE Ziauddin University on LinkedIn for more events like this.
That's a wrap for tonight. Please, what were you saying, Vaj? saying कि अगर further किसी को कोई क्वेश्चन है कोई चीज़ है मैंने अच्छा अपनी प्रेजेंटेशन आपसे शेयर की है ठीक है इसी चैट पे आप उसको देख लें उस पे मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन है तो यू गाइस कैन कम ओवर देयर एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अगर फर्दर किसी को कभी भी कोई चीज़ पूछनी हो आई एम ओपन फॉर दैट अपार्ट फ्रॉम मेरे पास टाइम के स्लॉट्स का बड़ा इशू रहता है बट इंशाल्लाह I can help you guys out. Thank you Thank you so so much much. for inviting me as a guest. Jazakallah khair. And now ending from my side. Jazakallah khair. Thank you. That's a wrap, guys.